खासकर 5वीं श्रेणी की कठपुतलियों के स्तर के खजाने, 6ठी श्रेणी की उच्च स्तरीय गोलियां और रहस्यवादी स्तर के युद्ध कौशल, ये ऐसी चीजें हैं जो कुछ बड़े शहरों की नीलामी में भी नहीं मिलती। इसलिए जब ग्रीन फ्लावर टाउन में नीलामी की खबर फैली तो इसने 10 दिनों के भीतर ही काफी ध्यान आकर्षित कर लिया और आसपास की लगभग सभी सेनाएं ग्रीन फ्लावर टाउन में घुस गईं। बेशक इससे इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि कुछ लोग लालच में आकर इसमें शामिल हो गए होंगे। प्राचीन क्षेत्र किस तरह की जगह है? यह एक ऐसी जगह है जहां ताकत का बोलबाला है। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग होंगे जो नीलामी को निशाना बनाएंगे और प्राचीन क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी नीलामी की वस्तुओं को जबरदस्ती जब्त करने की घटनाएं हुई हैं। जब नीलामी की खबर फैली तो कई लोग ये भी अनुमान लगा रहे थे कि ग्रीन फ्लावर टाउन में कौन सी ताकत नीलामी करेगी। कई लोगों का पहला ख्याल उड़ती आत्मा गेट का था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा उड़ती आत्मा गेट तो दूर, भूत मार्शल संप्रदाय भी इतनी बड़ी हलचल नहीं मचा पाया। और जब उन्होंने बाद में नीलामी नोटिस पर स्प्रिंग संप्रदाय लिखा देखा तो उड़ती आत्मा गेट के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि फीलिंग गेट की ताकत अकेले इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती है। 10 दिन कोई लंबा समय नहीं है, लेकिन ग्रीन फ्लावर कस्बे में नीलामी की खबर बहुत तेजी से फैली। जो सेनाएं दौड़कर वहां पहुंच सकती थीं, वे रात में ही पहुंच गईं। जैसे जैसे नीलामी नजदीक आती गई, प्राचीन क्षेत्र के कोने कोने से लोगों की भीड़ उमड़ती गई। लगभग सभी को उच्च श्रेणी की 6ठी श्रेणी की गोलियों और रहस्यवादी स्तर के निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल में गहरी रुचि थी। इसके अलावा इस स्तर की नीलामी बड़े शहरों में भी बेहद दुर्लभ होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। आज जैसे ही नीलामी शुरू हुई, ग्रीन फ्लावर कस्बे में लोगों की संख्या भयावह स्तर पर पहुंच गई। सुबह से ही लिंगफेई संप्रदाय के बाहर घनी भीड़ उमड़ पड़ी और लिंगफेई संप्रदाय के आसपास की कई सड़कें लोगों से खचाखच भरी थीं। पूरा ग्रीन फ्लावर कस्बा लोगों की भीड़ से पूरी तरह जाम हो गया था। शुरुआती अनुमानों के अनुसार यह संख्या कम से कम 2 लाख थी। जब अथर्व ग्रीन फ्लावर टाउन पहुंचा तो वह भी भीड़ देखकर हैरान रह गया। अथर्व ने कल जो देखा था उसकी तुलना में यह संख्या दोगुनी हो गई थी। 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने जाने के साथ ग्रीन फ्लावर टाउन में सामान्य दैनिक आवागमन केवल लगभग 1 लाख होता है। यहाँ ठीक आधी भीड़ थी और यह आधी भीड़ नीलामी के लिए यहाँ होनी चाहिए। अथर्व को इतने जीवंत दृश्य से ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। अगर ग्रीन फ्लावर कस्बे में लोगों की आवाजाही की तुलना स्काई स्वॉर्ड शहर से की जाए तो वह बहुत पीछे होगा। पिछली 3 संप्रदायों और 4 द्वार सभा के दौरान स्काई स्वॉर्ड शहर में लोगों की संख्या लाखों में थी। ग्रीन फ्लावर कस्बे की तुलना स्काई स्वॉर्ड शहर से करना बहुत मुश्किल है। स्प्रिंग संप्रदाय के बाहर सुबह से ही चुस्त दुरुस्त कपड़ों में आकृतियां पत्थर के खंभों की तरह खड़ी थीं। हर व्यक्ति एक प्रचंड आभा लिए हुए था, उनकी आभा में उतार चढ़ाव हो रहा था। स्प्रिंग संप्रदाय के मुख्य द्वार पर 500 से ज्यादा लोग क्रम से खड़े थे। इस प्रभावशाली उपस्थिति को महसूस करते हुए नीलामी में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े लोगों ने ज्यादा शोर मचाने की हिम्मत नहीं की। भीड़ में अथर्व ने भी हल्के से सिर हिलाया। उसकी प्रभावशाली उपस्थिति से ही पता चल रहा था कि मार्शल हॉल के लोग कमजोर नहीं थे। हालांकि उसने अभी तक हुआन फू किसोंग द्वारा संचालित मार्शल हॉल नहीं देखा था, फिर भी वह संतुष्ट था। अथर्व के अलावा मनमोहन और भूत मार्शल संप्रदाय के अन्य लोग भी लिंगफेई संप्रदाय के सामने तंग फिटिंग कपड़ों में आकृतियों को देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ आश्चर्य दिखाई दे रहा था। क्यों 40 सोने के सिक्के प्रवेश शुल्क? तुम्हारा स्प्रिंग संप्रदाय कहां से आया? तुम तो हमें लूट ही सकते हो। तभी भीड़ में से एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब लोगों की नजर स्रोत की ओर गई तो नीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, 40 स्वर्ण मुद्राएं प्रवेश शुल्क। अगर आप अंदर आना चाहते हैं तो अंदर आएं, अगर नहीं तो बाहर निकल जाएं। स्प्रिंग संप्रदाय के सामने चुस्त कपड़े पहने एक हटे कट्टे आदमी ने तुरंत जवाब दिया, मजाक, तुम हमें लूट रहे हो। ग्रीन फ्लावर टाउन तुम्हारे स्प्रिंग संप्रदाय का क्षेत्र नहीं है, है ना? मैं आज ये देखने जा रहा हूं कि मुझे रोकने की हिम्मत कौन करता है। नीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया, जो अतिक्रमण करते हैं वे मर जाते हैं। चुस्त दुरुस्त कपड़ों वाला हट्टा कट्टा आदमी हाथ से इशारा करते हुए हल्के से चिल्लाया। स्प्रिंग संप्रदाय के सामने चुस्त दुरुस्त कपड़ों में खड़े सैकड़ों हटे कट्टे आदमी तुरंत अचानक हिल गए। उनकी आभा एक एक करके बाहर निकली और उनकी निगाहें नीले वस्त्र पहने उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर मुड़ गईं। कौन दुस्साहस करने की हिम्मत करता है? नीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का आदमी भी पीछे नहीं रहा। एक ठंडी चीख के बाद उसके पीछे से 20 से ज्यादा आकृतियां तुरंत उछल पड़ीं और साथ ही कमजोर आभाओं की लहरें भी बाहर निकलीं। हा, संप्रदाय गुरु जिंग, क्या हुआ? तभी मैदान में 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां प्रकट हुईं। ये मनमोहन और भूत मार्शल संप्रदाय के अन्य लोग थे। अथर्व उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी नजरें उन पर घूम रही थीं और वह पहले से ही जानता था कि नीले वस्त्र पहने वह अधेड़ उम्र का आदमी सुदेश था, जो बबन गेट का संप्रदाय प्रमुख था।
उसके बगल में 2 मार्शल जनरल और 6 मार्शल सोल भी थे, बाकी सभी मार्शल मास्टर थे। कुछ दिन पहले मिस्टी पर्वत श्रृंखला में बबन गेट की सेनाएं भी शामिल थीं और अंततः उसने उनका नाश कर दिया। नमस्कार, संप्रदाय प्रमुख दाई। सुदेश और अन्य लोग मनमोहन और अन्य लोगों को देखकर अचानक प्रसन्न हुए और तुरंत बोले, संप्रदाय प्रमुख दाई, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये ग्रीन फ्लावर नगर भूत मार्शल संप्रदाय का क्षेत्र है और यह स्प्रिंग संप्रदाय बहुत ही अहंकारी है। मनमोहन को पहले ही पता चल गया था कि अभी क्या हुआ है। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसकी नजर काले चुस्त कपड़ों वाले आदमी पर पड़ी। मेरे स्प्रिंग संप्रदाय में कौन दुस्साहस करने की हिम्मत करता है? एक हल्की सी आवाज आई और स्प्रिंग संप्रदाय के मुख्य द्वार के बाहर कई आकृतियां चमक उठीं। जैसे ही आवाज गिरी, कुल 5 लोग मैदान में उतर चुके थे। 5 लोगों के आभामंडल में उतार चढ़ाव आया और वे सभी मार्शल जनरल स्तर के साधक थे। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहले से ही 8वें चरण का मार्शल जनरल था। अथर्व ने यह देखा और सोचा कि ये 5 लोग भी मार्शल हॉल से ही होंगे। 5 मार्शल जनरल, जिनमें सबसे शक्तिशाली 8वें चरण का मार्शल जनरल था, उनकी ताकत को सबसे शक्तिशाली माना जा सकता था। स्प्रिंग संप्रदाय क्या है? ये तुम्हारे स्प्रिंग संप्रदाय का क्षेत्र नहीं है। मनमोहन के साथ सुदेश का व्यवहार और भी अहंकारी हो गया। उसने वहां आए 5 मार्शल जनरलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चूंकि मेरा स्प्रिंग संप्रदाय यहां स्थित है, इसलिए ये स्प्रिंग संप्रदाय का क्षेत्र है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तुरंत यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें बेरहमी से मार दिया जाएगा। 8वें चरण के प्रमुख मार्शल जनरल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, लेकिन जब उसकी नजर मनमोहन पर पड़ी तो वह थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसे मनमोहन के साधना स्तर का अंदाजा हो चुका था। छोटे भाई अथर्व, यही वो जगह है जिसका जिम्मा तुम्हारा उड़ती आत्मा गेट संभालता है। तुम देखो इसे कैसे संभालना है। मनमोहन के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसकी नजर अथर्व पर टिक गई। सुदेश ने अथर्व को पहले भी देखा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि वह जानता था कि उड़ती आत्मा गेट ने 3 साल पहले पंथ गेट को नष्ट कर दिया था और उड़ती आत्मा गेट को लेकर उसके मन में कुछ शंकाएं थीं, फिर भी उसे अथर्व की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि अथर्व ने 3 साल पहले संप्रदाय सभा में अपनी चमक बिखेरी थी, लेकिन वह सिर्फ युवा पीढ़ी के शिष्यों के बीच ही थी। 6ठे चरण के मार्शल जनरल के रूप में अपनी ताकत के कारण वह स्वाभाविक रूप से अथर्व का बहुत सम्मान नहीं करेगा। इसलिए जब उसने अथर्व को मनमोहन के बगल में देखा तो उसने उसका अभिवादन भी नहीं किया। अथर्व की नजरें हल्की सी झपकीं और वह धीरे से आगे बढ़ा। इस समय शोरगुल ने सड़कों पर, जो पहले से ही लोगों से भरी हुई थी, और भी ज्यादा भीड़भाड़ पैदा कर दी थी। संप्रदाय गुरु जिंग, आखिर क्या हो रहा है? अथर्व आगे बढ़ी और शांति से बोली, ओह, मैं संप्रदाय गुरु लू हूं, आप सही समय पर आए हैं। मुझे याद है कि इस ग्रीन फ्लावर टाउन का प्रबंधन आपके उड़ती आत्मा गेट द्वारा किया जाता है ना? हम सब परिवार की तरह हैं। आपके ग्रीन फ्लावर टाउन में एक नीलामी चल रही है और आप मेरे बबन गेट से प्रवेश शुल्क मांग रहे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे बबन गेट को अपनी नजर में नहीं रखते और आप भूत मार्शल संप्रदाय को भी अपनी नजर में नहीं रखते? आपका उड़ती आत्मा गेट भी ग्रीन फ्लावर टाउन का प्रबंधन ठीक से नहीं कर रहा है। आप इसे मेरे बबन गेट को प्रबंधन का काम क्यों नहीं सौंप देते? सुदेश ने अथर्व की ओर देखा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्या तुम बबन गेट के योग्य हो? अचानक अथर्व के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा, स्प्रिंग संप्रदाय मेरे उड़ती आत्मा गेट के क्षेत्र में है और उसने मेरे उड़ती आत्मा गेट पर पहले ही काफी नजराना दे दिया है। इसलिए नजराना वसूलना स्प्रिंग संप्रदाय का काम है। मेरा उड़ती आत्मा गेट और तुम्हारा त्यानई गेट परिवार नहीं है। तुम्हारा त्यानई गेट योग्य नहीं है। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो प्रवेश शुल्क दो, अगर नहीं तो यहां से चले जाओ। तुम, सुदेश, मेरे उड़ती आत्मा गेट के क्षेत्र में उपद्रव मचाने के लायक नहीं हो। अथर्व के शब्द निकलते ही सुदेश और मनमोहन के हाव भाव अचानक नाटकीय रूप से बदल गए। मनमोहन ने मूल रूप से अथर्व से लिंगफेई संप्रदाय की समस्या का समाधान करने का इरादा किया था। चूंकि बबन द्वार भूत मार्शल संप्रदाय की एक बाहरी शक्ति थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उनकी रक्षा करनी ही थी। अथर्व, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें दोबारा कहने का मौका दे रहा हूं। सुदेश अभी भी एक संप्रदाय गुरु था और अथर्व द्वारा इस तरह डांटे जाने पर उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी नजरें अथर्व की ओर ठंडी पड़ गईं। सुदेश, बेहतर होगा कि तुम ग्रीन फ्लावर टाउन से निकल जाओ, वरना मैं कल तुम्हारा त्यानी गेट तोड़ दूंगा। अथर्व ने शांति से कहा। उसके हाव भाव ठंडे थे, लेकिन उसकी निगाहों में ज्यादा बदलाव नहीं आया। 6ठे चरण का मार्शल जनरल होने के नाते अब वह उसे मारने में असमर्थ नहीं था। हा, सुदेश ने तुरंत एक जोरदार, भयावह, ठंडी हंसी निकाली। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे वह अपना चेहरा और नहीं छिपा सका। उसकी ठंडी हंसी रुक गई और उसने कहा, अथर्व, तुम्हारा उड़ती आत्मा गेट और भी ज्यादा बेधड़क होता जा रहा है। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम में इतनी बेशर्मी से शेखी बघाड़ने की कितनी ताकत है।
जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सुदेश ने व्यंग्य किया, जोर से पैर पटका और उसके हाथ में आग की एक लहर, मानो किसी गुफा से निकल रहे अग्नि अजगर की तरह, अथर्व की ओर बढ़ी। अगर उसने इस लड़के को सबक नहीं सिखाया तो वह अपना चेहरा कैसे वापस पा सकता था। मनमोहन का सुदेश के कदम को रोकने का कोई इरादा नहीं था। उसकी योजना शायद स्पष्ट थी, वह उड़ती आत्मा गेट को बेहतर ढंग से समझने के अवसर का लाभ भी उठाना चाहता था। अथर्व ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और किसी बिंदु पर एक भयावह इरादा उभर आया था। जैसे ही सुदेश का अग्निगुण वाली सच्ची ऊर्जा का हमला हुआ, उसने भी हल्के से अपना पैर पटका और उसके चारों ओर से भी वैसी ही अग्निगुण वाली सच्ची ऊर्जा का एक उछाल फूट पड़ा, जिससे आसपास के स्थान में लहरें उठ गईं। अंततः वह सुदेश के अग्निगुण वाले हमले से टकराया। बैंग बैंग, एक धीमी सी आवाज के साथ टक्कर वाली जगह पर भारी ऊर्जा बिखर गई। आसपास के दर्शक जो ध्यान से देख रहे थे, उनके पास पीछे हटने का समय ही नहीं था और कई लोग पहले ही प्रभावित हो चुके थे। स्टॉप्ड, हमम, एक ही बार में अथर्व ने सुदेश को सीधे टक्कर दी, जिससे सुदेश हैरान रह गया और पीछे हटने में और भी असमर्थ हो गया। एक पल के लिए भी ज्यादा सोचे बिना उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसकी तपती हुई सच्ची ची अचानक फूट पड़ी। फिर उसने अपने पैर से धक्का दिया और पलक झपकते ही उसका शरीर अथर्व के सामने प्रकट हो गया। उसकी अग्नि से लिपटी हुई मुट्ठी जलती हुई हवा की सिहरन भरी आवाज के साथ अथर्व की ओर तेजी से टूट पड़ी। अथर्व की आंखों में फिर से एक ठंडक दौड़ गई। उसके पैरों के नीचे हवा का एक भंवर तुरंत उमड़ पड़ा और उसका शरीर तुरंत एक छवि छोड़ता हुआ भूत जैसी गति से अपनी मूल जगह से गायब हो गया। छी! सुदेश की आग में लिपटी मुट्ठी सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अथर्व की आकृति को छूती हुई तिरछी दिशा में उड़ गई, जिससे अंतरिक्षीय तरंगों की एक लहर खुल गई। अथर्व को दोबारा मारने में असमर्थ सुदेश के चेहरे पर और भी गंभीर भाव आ गए। उसकी मुट्ठी घूम गई, आग की लपटें उठ रही थीं और वह अचानक बगल की ओर मुड़ा। उसे लगा कि अथर्व उसके ठीक पीछे है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मुक्का मारा और अंदर का स्थान तुरंत ही एक भंवर की तरह घूमने वाली अंतरिक्षीय लहरों से भर गया। छठे स्तर के मार्शल जनरल का यह प्रहार बेहद भयानक था। जैसे ही सब फिर से हैरान हुए, अथर्व का शरीर सुदेश के पीछे प्रकट हुआ ही था कि एक मुट्ठी का निशान उसकी ओर टूट पड़ा। मुट्ठी का वह विशाल निशान सीधे अथर्व के शरीर पर लगा और उसकी गति बेहद तेज थी। धमाका! हवा में अचानक एक दरार के साथ अथर्व सीधे उस मुट्ठी के निशान से टुकड़ों में बिखर गया। कई लोग स्तब्ध थे, बिखरी हड्डियों और खून से लथपथ मांस के दृश्य का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस पल वह दृश्य घटित नहीं हुआ जिसकी सभी को उम्मीद थी। अथर्व का शरीर फट गया, फिर गायब हो गया। यह एक प्रतिबिंब है। सुदेश ने अभी अभी चुपके से हंसी थी, लेकिन इस पल उसे एहसास हुआ कि उसने जो मारा था वह तो बस एक प्रतिबिंब था। प्रतिद्वंद्वी की गति बहुत तेज थी और एक पल में सुदेश को लगा कि उसके पीछे की हवा जम गई है और उसका दिल तुरंत ठंडा हो गया। मेरी उड़ती आत्मा गेट में दुस्साहसी, तुम मौत चाहते हो? जैसे ही हत्या के इरादे से भरी आवाज सभी की आंखों में फैली, अथर्व की आकृति सुदेश के पीछे दिखाई दी। उसी समय सुदेश की मुट्ठी ने उस परछाई को मारा। फुश! अथर्व के हाथ में सफेद जेड रेशमी दस्ताने किसी समय प्रकट हुए थे। सच्ची ची के इंजेक्शन के साथ ये तीखे दस्ताने घनी अग्नि युक्त सच्ची ची में लिपटे हुए थे, जिनमें आग की लपटें किसी भूतिया पंजे की तरह मोहक नृत्य कर रही थीं। अचानक अत्यंत तीक्ष्ण पंजे का निशान, जिसमें अत्यंत भयंकर और झुलसाने वाली शक्ति थी, जोर से नीचे गिरा, हवा को चीरता हुआ। जहां हाथ का पंजा गुजरा, वहां हवा में एक धुंधली लाल पंजे के निशान की छवि दिखाई दी। उसी क्षण सबकी निगाहों के सामने पंजे का निशान बिजली की गति से सीधे सुदेश के सिर में घुस गया। दरार, हड्डियां टूटने की एक डरावनी आवाज तुरंत फैल गई। इस अचानक पल में सुदेश की खोपड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और उसके सिर से लाल और सफेद पदार्थ तुरंत बाहर निकल आया। सुदेश को चीखने का भी समय नहीं मिला और वह जमीन पर गिरकर मर गया। अथर्व ने सफेद जेड रेशमी दस्ताने उतार दिए, उसकी आकृति उस जगह के बीचों बीच आ गई। उसने जमीन पर पड़ी लाश पर एक नजर भी नहीं डाली और बोला, बबन गेट के सुदेश ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की है। 3 दिन के अंदर मेरा उड़ती आत्मा गेट जरूर बबन गेट को तहस नहस कर देगा। यहाँ कौन उपद्रव मचा रहा है? भीड़ में हलचल मच गई। तभी उड़ती आत्मा गेट के शिष्यों का एक बड़ा समूह आया, जिसका नेतृत्व हरपन और गौरव कर रहे थे। शिष्य द्वारपाल को नमस्कार करता है। हरपन और गौरव भीड़ में घुस गए और देखा कि ये द्वारपाल ही थे। उन्होंने तुरंत अभिवादन किया और उड़ती आत्मा द्वार के दर्जनों शिष्यों ने भी आदरपूर्वक अभिवादन किया। गौरव, हरपन, गेट के बुजुर्गों और संरक्षकों को सूचित करें। बबन गेट ने मेरे फीलिंग गेट को भड़काने का साहस किया है। तुरंत लोगों को मेरे लिए बबन गेट को नष्ट करने के लिए ले जाएं, अथर्व ने आदेश दिया। हाँ, गेट मास्टर, गौरव और हरपन ने उत्तर दिया। ये सब देखकर आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए और उबर नहीं पाए। यहाँ तक कि मार्शल हॉल के कुछ हटे कट्टे मार्शल जनरल भी स्तब्ध रह गए। मार्शल हॉल के साधारण शिष्यों को यह पता नहीं था कि मार्शल हॉल उड़ती आत्मा गेट के पास स्थापित है।
ये मार्शल जनरल साधक होने के नाते स्वाभाविक रूप से मार्शल हॉल और उड़ती आत्मा गेट के बीच के संबंध को जानते थे। गोपनीयता की दृष्टि से विभिन्न हॉलों के बीच के संबंध और यहां तक कि उड़ती आत्मा गेट के साथ संबंध प्रत्येक हॉल में केवल कुछ ही लोगों को पता था। इस समय मनमोहन और भूत मार्शल संप्रदाय के अन्य लोगों के हाव भाव में भारी बदलाव आया। अथर्व ने तुरंत सुदेश को मार डाला और साथ ही घोषणा की कि वह त्यानी द्वार को नष्ट कर देगा। ये भूत मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के सामने किया गया, जिससे स्पष्ट रूप से भूत मार्शल संप्रदाय के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा। मनमोहन के पास अभी हस्तक्षेप करने और सुदेश को बचाने का अवसर था, लेकिन अथर्व की ताकत से आश्चर्यचकित होने के साथ साथ वह ये भी जानना चाहता था कि क्या अथर्व ने वास्तव में सुदेश को मारने की हिम्मत की थी और भूत मार्शल संप्रदाय को कुछ भी नहीं माना था। सुदेश की मृत्यु के बाद ही मनमोहन को अचानक एहसास हुआ कि फीलिंग गेट इस समय वास्तव में भूत मार्शल संप्रदाय को अधिक महत्व नहीं देता था। भाई, क्या तुम ठीक हो? इस व्यक्ति ने भाई पर हमला करने की हिम्मत की। उसके लिए इस तरह मरना बहुत आसान है। लू शिंटोंग अथर्व के पास आए। उसकी साफ चमकदार आंखें जमीन पर पड़ी सुदेश की लाश को घूर रही थीं, कोई बेचैनी नहीं दिखा रही थी। जहर की तकनीक सीखने और 3 साल पहले अथर्व की हत्याओं के दौरान उसके साथ रहने के कारण, हालांकि लू शिंटोंग उस समय केवल 13 साल की थी, उसकी मानसिक दृढ़ता कुछ हद तक कम हो गई थी। इस तरह के खूनी संघर्ष ने स्वाभाविक रूप से किसी भावनात्मक उथल-पुथल को जन्म नहीं दिया। इसके विपरीत वृंदा और बाई शाशा ने देखने की हिम्मत नहीं की। संप्रदाय गुरु दाई, नीलामी शुरू हो गई है, चलो चलें। अथर्व भी इस समय मनमोहन के भावों को महसूस कर सकता था, शायद उसके मन में बेचैनी हो रही थी। यही वह परिणाम था जो वह चाहता था, वरना उसके पास अपने आसपास की ताकतों पर हमला करने का कोई बहाना कैसे हो सकता था। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, अथर्व ने तुरंत पायल, सारांश और अन्य लोगों को लिंगफेई संप्रदाय की ओर ले गए। तो यह उड़ती आत्मा गेट मास्टर है। सभी के लिए सीटें पहले ही आरक्षित कर दी गई हैं। 8वें स्तर के काले वस्त्रधारी मजबूत पोशाक वाले मार्शल जनरल ने अथर्व को प्रणाम किया। त्यानई गेट मास्टर को तुरंत मार डाला और त्यानई गेट के विनाश की सीधी घोषणा कर दी। इस निर्दयता ने इन चंद मार्शल जनरलों के दिलों को भी हिलाकर रख दिया। रास्ता दिखाओ, अथर्व ने भूत युद्ध संप्रदाय और अन्य लोगों पर ध्यान न देते हुए हल्के से कहा। काले कपड़े पहने मजबूत पोशाक वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में वह तुरंत नीलामी में शामिल हो गया। संप्रदाय गुरु, यह उड़ती आत्मा गेट बहुत ही अहंकारी है, भूत मार्शल संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने घृणा के साथ ठंडे स्वर में कहा, अथर्व की पीठ को देखते हुए जब वह स्प्रिंग संप्रदाय में चला गया। चलो चलें, मनमोहन ने धीरे से कहा, हल्की सी आह भरते हुए, और भूत मार्शल संप्रदाय के मुखिया को इशारा किया कि वह और कुछ न कहे। इस समय उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी। अथर्व ने जो कुछ भी किया, उससे उसे सबसे बुरी स्थिति का एहसास हो गया। उड़ती आत्मा द्वार स्पष्ट रूप से जानबूझकर भूत मार्शल संप्रदाय को उकसा रहा था। अगर वह अभी कार्रवाई भी करता, तो बाद में और भी ज्यादा परेशानी खड़ी कर देता। पूर्ण शक्ति के बिना उड़ती आत्मा द्वार उसके सामने उसे कैसे उकसा सकता था? बबन गेट से बचे हुए कुछ लोग कब के अफरा तफरी में बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, किसी को पता ही नहीं चला। देखने वालों में से कुछ लोग बबन गेट से अनजान नहीं थे। ये सब देखकर वे बस हैरान ही हो सकते थे। जो लोग नीलामी में प्रवेश करना चाहते हैं, जल्दी करें, ये शुरू होने वाली है। प्रवेश शुल्क 40 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यदि आप प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, तो जल्दी चले जाएं। जो लोग परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेंगे, उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा, एक काले कपड़े पहने मजबूत पोशाक वाला व्यक्ति चिल्लाया। चौक पर कुछ पलों के लिए आश्चर्यजनक सन्नाटा छा गया। अभी अभी एक मार्शल जनरल साधक मारा गया था। वे उपद्रव मचाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? क्या हरे वस्त्र वाला वह युवक उड़ती आत्मा गेट मास्टर है? उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। सुदेश भी अपने आप में एक मजबूत शख्सियत था, फिर भी उसे एक ही वार में मार दिया गया। वह इसके लायक था। इस उड़ती आत्मा गेट ने 3 साल पहले राक्षस गेट और पंथ गेट को नष्ट कर दिया था। अब जबकि बबन गेट ने उन्हें उकसाया है, बबन गेट को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। भीड़ की चर्चाओं के बीच 8वें स्तर के मार्शल जनरल अथर्व को नीलामी में ले जा चुके थे। तभी अथर्व के सामने एक बेहद विशाल नीलामी हॉल प्रकट हुआ। यह विशाल था, कुल 2 मंजिला। पहली मंजिल 10 मीटर ऊंची थी, जिसके बीच में एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था, जो 30 पंक्तियों की सीटों से घिरा हुआ था और सर्पिल सीढ़ी की तरह दूसरी मंजिल तक पहुंचता था। अथर्व ने अनुमान लगाया था कि पहली मंजिल पर ही 15 से 16 हजार लोग बैठ सकते थे। गेट मास्टर लू, आपकी सीटें दूसरी मंजिल पर हैं। 8वें तल के मार्शल जनरल अथर्व को फिर से दूसरी मंजिल पर ले गए। दूसरी मंजिल पर सिर्फ 4 से 5 हजार लोग ही बैठ सकते थे। सबसे आगे 20 से ज्यादा वर्गाकार क्षेत्र थे, जो निश्चित क्षेत्र थे। हर क्षेत्र में लगभग 20 लोग बैठ सकते थे। गेट मास्टर लू, ये अग्रिम क्षेत्र कुछ शक्तिशाली संप्रदायों के लिए तैयार किए गए हैं। प्रत्येक की कीमत 50,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं।
8वें स्तर के मार्शल जनरल अथर्व को अग्रिम क्षेत्रों में से एक में ले गए, समझदारी से झुके और फिर चले गए। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। अथर्व भी दंग रह गया। कल रात उसने अर्नब से कहा था कि वह प्रति सीट 1,000 स्वर्ण मुद्राएं ले। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्नब इतना ज्यादा शुल्क लेगा। ये 20 सीटों वाला एक क्षेत्र था जहां पहले 20,000 स्वर्ण मुद्राएं थीं, जिन्हें बदलकर 50,000 कर दिया गया, यानी दोगुने से भी ज्यादा। बाहर प्रवेश शुल्क पहले 20 था, अब 40 कर दिया गया है। ये महंगा ही नहीं था। अथर्व हल्के से कड़वी मुस्कान के साथ बोला। ऐसा लग रहा था कि वह वाकई उतना निर्दयी नहीं था। इस समय जब अथर्व ने चारों ओर देखा तो दूसरी मंजिल पर पहले से ही कम 3,000 लोग बैठे थे और पीछे से अभी भी और लोग ऊपर आ रहे थे। नीचे हॉल की ओर देखते हुए विशाल हॉल धीरे धीरे लोगों के समुद्र से भर गया। घनी आकृतियां देखकर वे लगभग एक साथ इकट्ठी हुई चींटियों जैसी लग रही थीं। शोरगुल एक जगह इकट्ठा हो गया जिससे पूरी नीलामी आवाजों से गूंज उठी। अथर्व, तुम्हारा निरोध थोड़ा जल्दी आ गया। हो सकता है कि भूत मार्शल संप्रदाय ने पहले ही उड़ती आत्मा गेट पर ध्यान दे दिया हो। जैसे ही अथर्व, लू शिंटोंग और सारांश बैठे, गुई शियानजी का एक दुर्बोधी संदेश अथर्व के कानों तक पहुंचा। अथर्व ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे भूतपारी विमला की आकृति नहीं मिली। बच्चे, देखना बंद करो। मैं दूसरी मंजिल पर हूं। यहाँ कुछ बेहद शक्तिशाली बूढ़े भूत हैं जो तुम्हारी ओर आकर्षित हुए हैं। लगता है आज कुछ उत्साह होगा। कुई हुन डू शुआई सत्यजीत का टेलीपैथिक संदेश अथर्व के कानों तक पहुंचा। अथर्व मन ही मन थोड़ा रुका, फिर तुरंत अपनी नजरें अपने आसपास घुमाईं। दूसरी मंजिल पर उसे कई छिपी हुई आभाएं धुंधली सी महसूस हुई, जो इस बात का संकेत थी कि इस नीलामी ने वाकई कई शक्तिशाली लोगों को आकर्षित किया था। अथर्व ने देखा, दूसरी मंजिल पर कई लोग स्वतः ही इकट्ठा हो गए। एक नज़र में वहां पहले से ही कई गुटों के लोग मौजूद थे और मार्शल जनरल हर जगह दिखाई दे रहे थे। कई बड़े बड़े पुरुषों और महिलाओं ने भी अथर्व का ध्यान खींचा। वे सभी आत्मा जनरल थे। मार्शल जनरल और स्पिरिट जनरल स्तर के साधकों को सामान्यतः ग्रीन फ्लावर टाउन में ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन इस नीलामी में काफी संख्या में साधक मौजूद थे। अथर्व ने मन ही मन आह भरी। प्राचीन क्षेत्र वाकई आसान नहीं था, छिपी हुई प्रतिभाओं से भरा हुआ था और वहां कई मजबूत लोग थे। सिर्फ एक नीलामी ने इतने सारे लोगों को आकर्षित कर लिया था। 1000 पर्वत संप्रदाय। बाईं ओर अथर्व ने कई परिचित आकृतियां देखी। वे वास्तव में 1000 पर्वत संप्रदाय से थीं। पूर्व 9 वैभव संप्रदाय, 1000 पर्वत संप्रदाय, स्वर्गीय एक संप्रदाय और राक्षस संप्रदाय, ये सभी भूत मार्शल संप्रदाय की बाहरी शक्तियां थीं। इस समय 1000 पर्वत संप्रदाय के संप्रदाय गुरु दिनेश वीर संप्रदाय के कई वरिष्ठों के साथ थे। इस समय सहस्त्र पर्वत संप्रदाय के ये कुछ लोग लगातार फुसफुसा रहे थे, यह नहीं जानते हुए कि वे क्या चर्चा कर रहे थे। नमस्कार, संप्रदाय गुरु दाई। अथर्व के सिर घुमाते ही मनमोहन और अन्य लोग भी दूसरी मंजिल पर आ गए। अथर्व ने मनमोहन और अन्य लोगों के लिए दूसरी मंजिल पर पहले से ही सीटों की व्यवस्था कर रखी थी। जब 1000 पर्वत संप्रदाय के लोगों ने मनमोहन और अन्य लोगों को देखा तो वे तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए ऊपर गए। एक संक्षिप्त अभिवादन के बाद वे अलग हो गए और मनमोहन और अन्य लोग अथर्व के बगल में एक विभाजित क्षेत्र में बैठ गए। संप्रदाय गुरु दाई, क्या आप इस स्थान से संतुष्ट हैं? मैंने लिंगबू संप्रदाय से इसे आपके लिए आरक्षित करने के लिए विशेष रूप से कहा था। अथर्व मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुदेश की हत्या की बात पूरी तरह भूल गया हो और भूत मार्शल संप्रदाय की सीधे तौर पर उपेक्षा कर रहा हो। इस व्यवस्था के लिए धन्यवाद छोटे भाई अथर्व। मनमोहन हल्के से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हुआ था उससे वह परेशान नहीं था, लेकिन क्या वह वास्तव में परेशान नहीं था, यह कोई भी बता सकता था। ये सही है, हमारे उड़न आत्मा संप्रदाय को मेजबान के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, अथर्व ने कहा। अब तक जैसे जैसे समय बीतता गया, दूसरी मंजिल पर काफी भीड़ हो गई थी। अथर्व ने देखा, उसकी भौहें तन गईं। ऐसा लग रहा था कि कई साधक मार्शल कमांडर स्तर तक पहुंच चुके थे और मार्शल जनरलों की संख्या तो और भी ज्यादा थी। इस समय पूरा नीलामी हॉल पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बस हलचल भरे नीलामी हॉल में अचानक एक मधुर घंटी बज उठी और घंटी की ध्वनि के साथ नीलामी हॉल में शोर धीरे धीरे कम हो गया, जब तक कि वह शांत नहीं हो गया। इस समय सभी की निगाहें अनायास ही केंद्र में स्थित बड़े पत्थर के मंच की ओर मुड़ गईं। सभी नीलामी शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हजारों लोगों की निगाहों के सामने चुस्त कपड़े पहने दर्जनों लोग, जिनकी कुल संख्या 80 से अधिक थी, नीलामी हॉल के भीतरी निकास द्वार से धीरे धीरे बाहर निकले। इन 80 या उससे अधिक लोगों के पास शक्तिशाली आभा थी, जिनमें से प्रत्येक मार्शल सोल स्तर तक पहुंच गया था और वे हॉल के केंद्र में पत्थर के मंच के चारों ओर खड़े थे। 80 मार्शल आत्माएं। शक्ति के इस स्तर ने नीलामी हॉल में कई गुटों को आश्चर्य से देखने पर मजबूर कर दिया। अथर्व ने थोड़ा सिर हिलाया। मार्शल हॉल की ताकत अच्छी थी। अब यह उड़ती आत्मा संप्रदाय के हाथों में एक तेज धार थी। तभी
नीलामी हॉल के नीचे एक निकास द्वार से दो सुंदर आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुईं। हल्के कदमों से दोनों महिलाएं अनगिनत आंखों की निगाहों के नीचे पत्थर के चबूतरे पर चली गईं। हॉल में मौजूद हजारों लोग उन दोनों महिलाओं को साफ देख सकते थे। दोनों महिलाएं असाधारण रूप से सुंदर थीं और उनके चेहरे के भाव 5-6 हिस्सों से मिलते जुलते थे। एक के बाल लहराते धुंधले थे और वह हर तरह से बेहद आकर्षक और सुंदर थी। दूसरी का शरीर बेहद संतुलित और बेहद खूबसूरत था। दोनों ही निस्संदेह अद्भुत सुंदरियां थीं। क्या ये भूत छाया असुर नहीं है बहनें जरा? भूत छाया असुर वास्तव में लिंगवू संप्रदाय के लोग हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 3 साल पहले उनके बारे में कोई खबर नहीं थी, इसलिए वे लिंगवू संप्रदाय में शामिल हो गए। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। दोनों महिलाएं पत्थर के चबूतरे पर शान से खड़ी होकर मुस्कुरा रही थीं। उनकी निगाहें आसपास के माहौल पर घूम रही थीं और आखिरकार दोनों महिलाओं की नजरें जानबूझकर या अनजाने में अथर्व पर टिक गईं। लिंगवू संप्रदाय की नीलामी में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आज की नीलामी की वस्तुएं सभी को जरूर संतुष्ट करेंगी। हालांकि अच्छी बातें तो बाद में होती हैं। अब हमारी बहनें पहले कुछ साधारण वस्तुओं की नीलामी करेंगी ताकि हम बहनों को शर्मिंदा न होना पड़े। भूत छाया असुर जरा हल्के से मुस्कुराई। उसका अद्भुत सुंदर चेहरा लोगों के लिए नजरें हटाना मुश्किल बना रहा था। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ये मेई ने एक ब्रोकेट का डिब्बा निकाला। जब डिब्बा खोला गया तो उसमें से एक दवाई की तेज आभा वाली गोली निकली। यह एक निम्न श्रेणी की 5वीं श्रेणी की गोली है, मेरिडियन प्रोटेक्टिंग पिल। मेरिडियन को मजबूत करने पर इसका चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। मेरा मानना है कि यहाँ मौजूद सभी लोग इसके बारे में जानकार हैं, इसलिए मैं इसका और परिचय नहीं दूंगी। शुरुआती बोली 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं की है और हर बार बोली में 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की वृद्धि होगी। सभी लोग कृपया अभी बोली लगाना शुरू करें। जरा हल्के से मुस्कुराए। उसकी नजर पूरे हॉल में घूम गई, जिससे कई लोग अपना दिमाग खो बैठे। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 1 लाख 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं ... जैसे ही भूत छाया असुर जरा ने बोलना समाप्त किया, कई लोगों ने तुरंत बोली लगानी शुरू कर दी। सबसे पहली नीलामी 5वीं श्रेणी की एक गोली थी, जिसे देखकर लोग उत्सुक हो गए कि आगे और क्या क्या मिलेगा। 5वीं श्रेणी की एक गोली अपने आप में ही असाधारण थी। 1 लाख 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं, क्या कोई उच्चतर बोली है? भूत छाया असुर की मधुर और आकर्षक आवाज ने पूछा। 1 लाख 7 लाख सोने के सिक्के बिक गए। बोली के दौर के बीच ये 5वीं श्रेणी की गोली आखिरकार 1 लाख 7 लाख स्वर्ण मुद्राओं में बिक गई। अथर्व भी थोड़ा हैरान हुआ। आमतौर पर इस मेरिडियन प्रोटेक्टिंग पिल की कीमत ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं होती। ऐसा लग रहा था कि गोलियों को सबसे ज्यादा कीमत पर बेचने के लिए इसे नीलामी में ही करना होगा। हालांकि अथर्व भी जानता था कि यह स्वाभाविक रूप से भूत छाया असुर बहनों जरा के प्रयासों का परिणाम था। अगर प्रकाश झा और जियांग युवानगुआन ही नीलामी कर रहे होते तो शायद कीमत बहुत कम हो जाती। इसके बाद दोनों भूत छाया असुर बहनों ने फिर से नीलामी के लिए कई असाधारण वस्तुएं निकाली। 5वीं श्रेणी की गोलियां, हथियार, दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां और यहां तक कि पीली श्रेणी के युद्ध कौशल भी। अथर्व ने अनुमान लगाया कि ये वस्तुएं भी भूत छाया असुर जरा ने सनी से मांगी थीं। बोली के दौर में जिन वस्तुओं की कीमत मूल रूप से 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, उनकी बोली लाखों स्वर्ण मुद्राओं तक बढ़ गई। इससे अथर्व ने निश्चय किया कि भविष्य में ऐसी नीलामी और भी बार आयोजित की जानी चाहिए। पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक असाधारण वस्तुओं की नीलामी हो गई और कुल राशि लगभग 30 मिलियन तक पहुंच गई, जो निश्चित रूप से एक बड़ी राशि थी। पूरे नीलामी हॉल का माहौल भी बढ़ता जा रहा था। बाईशाशा और बाकी औरतें भी नीचे से उत्साह से देख रही थीं। इस बढ़ते माहौल में मानो वे सभी बोली लगाने को आतुर थीं। सभी, आज के मुख्य कार्यक्रम का समय आ गया है। एक 5वीं श्रेणी की मध्यवर्ती कठपुतली, एक जीवित व्यक्ति से परिष्कृत, यह अपने जीवन में मौजूद युद्ध कौशल को उजागर कर सकती है। इस पर आत्मा की छाप लगाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से सबसे वफादार अंगरक्षक है और अपने स्वामी के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगी। इसकी शक्ति 5वीं या 6ठी श्रेणी के मार्शल जनरलों को मारने के लिए पर्याप्त है। भूत छाया असुर के बोलने के बाद उसके भंडार वलय से एक गहरे हरे रंग की कठपुतली तुरंत पत्थर के मंच पर प्रकट हुई। इसमें धात्विक चमक थी और ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जो पूर्ण शक्ति से युक्त प्रतीत होती थी। कम शक्ति वाले साधकों को इस कठपुतली को देखकर दमन का पूर्ण एहसास होगा। ये वास्तव में एक 5वीं श्रेणी की कठपुतली है। जो व्यक्ति 5वीं श्रेणी की कठपुतली को परिष्कृत कर सकता है, वह साधारण नहीं है। यह कोई साधारण कठपुतली नहीं है। एक जीवित व्यक्ति से बनाई गई, यह अत्यंत क्रूर है, लेकिन इस प्रकार की कठपुतली में सबसे प्रबल शक्ति होती है। मुझे डर है कि इसकी कीमत सस्ती नहीं होगी। इस समय इस कठपुतली को देखकर अथर्व ने चुपके से पूरे हॉल का जायजा लिया। ऐसा लग रहा था कि कई ताकतवर लोगों की निगाहें भी उस कठपुतली 2 पर टिकी थीं।
5वीं श्रेणी की एक मध्यम कठपुतली 5वीं श्रेणी की गोली से कहीं ज्यादा कीमती थी। ये 5वीं या 6ठी श्रेणी के किसी मार्शल जनरल के साथ होने के बराबर थी और इसकी कीमत खुद ब खुद जाहिर थी। 5वीं श्रेणी की मध्यवर्ती कठपुतली शुरुआती बोली 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं, प्रत्येक बोली में कम से कम 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं बढ़ेंगी। जैसे ही भूत छाया असुर की आवाज धीमी हुई, पूरा हॉल तुरंत एक क्षण के लिए सन्नाटे में डूब गया। 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं की शुरुआती बोली, यह ऐसी चीज नहीं थी जो आम लोग वहन कर सकें। 21 लाख स्वर्ण मुद्राएं। कुछ देर बाद दूसरी मंजिल पर किसी गुट के 8वें तल पर एक मार्शल जनरल ने बोली लगानी शुरू की। अथर्व ने गौर से देखा। उसने अनुमान लगाया कि यह कोई कमजोर गुट नहीं था। 21,300,000 स्वर्ण मुद्राएं। डॉट 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 डॉट। पहली बोली के बाद बोली फिर से शुरू हुई और इस बार ज्यादातर बोली लगाने वाले दूसरी मंजिल के थे। ये कीमत आम लोगों के बस की बात नहीं थी। कुछ ही मिनटों में 5वीं मंजिल की इस मध्यवर्ती कठपुतली की कीमत 29 लाख तक पहुंच गई। अंततः 29 मिलियन की कीमत पर दूसरी मंजिल पर 9वें तल पर स्थित एक मार्शल जनरल ने इसे हासिल कर लिया। अथर्व भी इस कीमत से बहुत संतुष्ट था, जो उसके अनुमान से कई मिलियन स्वर्ण मुद्राएं ज्यादा थी। अगली नीलामी 6ठी कक्षा की उच्च स्तरीय गोली की है, जिसका आज सभी को बेसब्री से इंतजार था। वह है आत्मा पोषण राजा परिवर्तन गोली। भूत छाया असुर जरा ने अपनी बात खत्म करते ही अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और उसके हाथों में 2 ब्रोकेट के डिब्बे दिखाई दिए। सबकी ओर देखते हुए उसकी मुस्कान थोड़ी कम हो गई और उसने कहा, 6ठी कक्षा की उच्च स्तरीय गोली, आत्मा पोषण राजा परिवर्तन गोली, आत्मा साधकों और मार्शल साधकों के लिए मार्शल राजा या आत्मा राजा के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बहुत लाभदायक है। यह एक अनमोल खजाना है। इसकी कीमत सोने के सिक्कों से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन आज हमारा लिंगभू संप्रदाय 2 आत्मा पोषण राजा परिवर्तन गोलियों की नीलामी करेगा। भूत छाया असुर के बोलने के बाद ब्रोकेड के बक्से खोले गए और उनके भीतर से एक समृद्ध औषधीय ऊर्जा प्रवाहित हुई। तुरंत ही पूरे नीलामी हॉल में इस प्रबल औषधीय ऊर्जा का एहसास हुआ। इस समय अथर्व को अचानक लगा कि दूसरी मंजिल पर पहले से छिपी हुई कई आभाएं अब अस्थिर हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कई लोग खास तौर पर इन आत्मा पोषण राजा परिवर्तन गोलियों के लिए आए थे। अब हम पहली उच्च श्रेणी 6ठी श्रेणी की आत्मा पोषण और राजा परिवर्तनकारी गोली की नीलामी शुरू करेंगे। शुरुआती बोली 70 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की है और प्रत्येक अगली बोली कम से कम 50,000 स्वर्ण मुद्राओं की होनी चाहिए। जैसे ही भूत छाया राक्षसी ने बोलना समाप्त किया, अनगिनत निगाहें उसके हाथ में रखे ब्रोकेट के डिब्बे पर टिक गईं। एक उच्च श्रेणी 6ठी श्रेणी की गोली, जिसका मूल्य निश्चित रूप से स्वर्ण मुद्राओं में नहीं मापा जाता था। इस समय कुछ लोग उन्हें नीलामी के लिए ले जा रहे थे और कुछ ने तो ये भी सोचा कि आत्माओरान संप्रदाय मूर्ख है। 75 करोड़ 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं। दूसरी मंजिल पर बोली लगाने वाले मनमोहन थे, जिन्होंने सीधे तौर पर 75 मिलियन स्वर्ण सिक्कों की बोली लगाई। अथर्व ने बगल से देखा और हैरान रह गया कि मनमोहन को भी आत्मा पोषण और राजा परिवर्तनकारी गोली में रुचि थी। ये गोली वाकई अच्छी थी और मार्शल राजा और आत्मा राजा के लोकों में प्रवेश करने के लिए यह बहुत फायदेमंद थी। हालांकि अथर्व जानता था कि इस संबंध में इस गोली का प्रभाव मार्शल आत्मा पवित्र फल जितना अच्छा नहीं था। उसे खुद इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन इस गोली में निहित ऊर्जा उसके लिए बहुत उपयोगी थी। 76 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं। डॉट 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 डॉट। मनमोहन की बोली के तुरंत बाद दूसरी मंजिल से एक के बाद एक बोलियां आने लगीं। वे शक्तिशाली साधक, जिन्हें अथर्व ने पहले ही देख लिया था और जिन्हें मार्शल कमांडर होने का संदेह था, सभी बोलियां लगाने लगे। हालांकि इतनी बड़ी कीमत पर पूरे नीलामी घर में ज्यादा लोग बोली लगाने में सक्षम नहीं थे। आमतौर पर बोली लगाने वाले लोग ताकतवर गुटों के सदस्य होते थे। अथर्व ने इन गुटों के बारे में पूछताछ करने का मौका लिया। वे सभी प्राचीन क्षेत्र के किनारे से ज्यादा दूर नहीं थे, अन्यथा वे ग्रीन फ्लावर टाउन तक नहीं पहुंच पाते। 93 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। 10 मिनट से अधिक समय के बाद आत्मा पोषण और राजा परिवर्तन गोली की कीमत 93 करोड़ तक बढ़ा दी गई। अथर्व को इस कीमत पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। जिन लोगों को इसकी जरूरत थी, उनके लिए आत्मा पोषण और राजा परिवर्तनकारी गोली का मूल्य सोने के सिक्कों में नहीं आंका जा सकता था। अगर उड़ती आत्मा संप्रदाय को अपने वर्तमान विकास के लिए सोने के सिक्कों की जरूरत न होती, तो अथर्व खुद एक उच्च श्रेणी की 6ठी स्तरीय गोली नीलामी में नहीं डालते। ये पूरी तरह से पैसे की बर्बादी थी। लेकिन फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के विकास के लिए वह केवल एक बार ही असाधारण हो सकता था और थोड़ी देर बाद चीजें आसान हो जाएंगी। मार्शल कमांडर क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाने वाले लोगों पर गुप्त रूप से नजर रखते हुए अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। अच्छा होता अगर वह उन्हें फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में भर्ती कर पाता, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बहुत मुश्किल था।
इन विशाल आकृतियों की बढ़ती कीमतों के बीच पहली आत्मा पोषण और राजा परिवर्तनकारी गोली आखिरकार 103 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा में बिकी। ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ लोग थे जो कीमत बढ़ाना चाहते थे, लेकिन शायद आर्थिक कारणों से उन्होंने दोबारा बोली नहीं लगाई और उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। जैसे ही दूसरी स्पिरिट नरिशिंग और किंग ट्रांसफॉर्मिंग पिल बाहर लाई गई, अथर्व की बेतहाशा बोली ने उसे फिर से चौंका दिया। ऐसा लग रहा था कि 2 स्पिरिट नरिशिंग और किंग ट्रांसफॉर्मिंग पिल होने के कारण कई लोगों की नज़र दूसरी पर थी। हर कोई बस पहली वाली की कीमत परखने की कोशिश कर रहा था। इस समय दूसरी आत्मा पोषण और राजा परिवर्तनकारी गोली की कीमत आसमान छू रही थी, तेजी से 1 करोड़ तक पहुंच गई और फिर आसमान छूती रही, जिससे अथर्व मुस्कुरा उठे। ये कीमत पहले ही उम्मीदों से ज्यादा हो चुकी थी। इन सोने के सिक्कों के साथ उड़ती आत्मा संप्रदाय का हालिया विकास पर्याप्त होगा। अनुमान लगाया गया था कि सनी ने उड़ती आत्मा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कुछ औषधीय सामग्रियों का भी लेन देन किया था। ये आंकड़े करोड़ों और सैकड़ों करोड़ में हैं। हालांकि सारांश ने हाल ही में बहुत कुछ देखा था, फिर भी वह इस समय थोड़ा हैरान था। कीमत फिर से बढ़ गई, जिससे भूत छाया राक्षस जरा, जो इस समय पत्थर के मंच पर थी, जानबूझकर या अनजाने में मुस्कुराहट के साथ अथर्व को देखने लगी। 150 लाख स्वर्ण मुद्राएं। दूसरी मंजिल पर भीड़ के बीच लाल वस्त्र पहने एक बूढ़े आदमी ने कहा। 150 लाख 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। मनमोहन ने भी दांत पीसते हुए कहा। 160 करोड़। सादे कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी ने, जिसकी कोई आभा नहीं थी, कहा। इस कीमत ने उस व्यक्ति को तुरंत खुश कर दिया जिसने अभी अभी स्पिरिट नरिशिंग और किंग ट्रांसफॉर्मिंग पिल की नीलामी की थी। दोनों कीमतों के बीच का अंतर करोड़ों सोने के सिक्कों का था। इस समय 160 मिलियन की कीमत निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। हालांकि आत्मा पोषण और राजा परिवर्तन गोली को सोने के सिक्कों में नहीं मापा जा सकता है, कीमत बहुत अधिक है और मनमोहन बोली को और नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये केवल एक उच्च श्रेणी की 6ठी श्रेणी की गोली है। हालांकि यह अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन हमेशा एक मनोवैज्ञानिक मूल्य सीमा होती है। 160 मिलियन स्वर्ण मुद्राओं वाली यह आत्मा को पोषण देने वाली और राजा को रूपांतरित करने वाली गोली अंततः सादे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की जेब में चली गई। अथर्व ने सादे कपड़ों वाले इस बूढ़े आदमी को देखा। वह निश्चित रूप से एक मार्शल कमांडर क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन उसका विशिष्ट स्तर अज्ञात था। हालांकि वह कोई साधारण मार्शल कमांडर नहीं होना चाहिए था। ये बूढ़ा जाकिर है, 8वें स्तर का मार्शल कमांडर। उस समय मेरी उससे कुछ मुलाकातें हुई थीं। मानो अथर्व को पता हो कि वह सादे कपड़ों वाले बूढ़े को देख रहा है। भूत परी विमला की आवाज अथर्व के कानों तक पहुंची। 8वें स्तर का मार्शल कमांडर। अथर्व चौंक गया। वहां सचमुच कई शक्तिशाली साधक थे। दूसरी मंजिल पर मार्शल कमांडर क्षेत्र के कई विशेषज्ञ भी थे। कोई आश्चर्य नहीं कि अंकल नील और युन शियातियान ने उसे प्राचीन क्षेत्र को कम न आंकने के लिए कहा था। 160 मिलियन सोने के सिक्कों के लिए एक आत्मा पोषण और राजा परिवर्तन की गोली खरीदते हुए कई लोगों की नजरें तुरंत सादे कपड़े वाले बूढ़े आदमी पर पड़ी, लेकिन इस समय सादे कपड़े वाले बूढ़े व्यक्ति ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की और बाहरी दुनिया की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। अथर्व की निगाह ने अनजाने में देखा कि मनमोहन निराशा से भरी हुई लग रही थी। पत्थर के चबूतरे पर खड़ी 2 खूबसूरत औरतें भी मुस्कुरा उठी जब उन्होंने देखा कि आत्मा को पोषण देने वाली और राजा को बदलने वाली गोली की कीमत कितनी ज्यादा है। दोनों औरतें अनजाने में दूसरी मंजिल पर अथर्व की ओर देखने लगीं। हालांकि अथर्व की नजर उन दोनों महिलाओं पर टिके बिना ही आगे बढ़ गई। अथर्व की नजर से दोनों महिलाओं, खासकर भूत छाया राक्षस जरा, की आंखों में एक धुंधली सी चमक आ गई। वह सचमुच इसे समझ नहीं पाए। उसने सोचा कि जो भी पुरुष उसे देखेगा वह उसे कुछ और बार देखेगा। केवल यह संप्रदाय गुरु, जो बूढ़ा नहीं था, उसमें कम रुचि दिखा रहा था। उस क्षण उसकी नाजुक भौहें धुंधली सी उठ गईं और फिर उसने चारों ओर देखा और कहा, सब लोग, अगली नीलामी में हम अग्नि गुणों वाले गहन स्तरीय निम्न स्तरीय युद्ध कौशल लाल कमल लाल ज्वाला का एक सेट नीलाम करने जा रहे हैं। ये कहते हुए भूत छाया राक्षस जरा ने हल्के से अपना जेड हाथ उठाया और उसके जेड हाथ में अग्नि गुण ऊर्जा से भरी एक जेड पर्ची तुरंत पकड़ ली गई। जेड पर्ची को देखते ही नीलामी घर में सबकी निगाहें तुरंत तेज हो गईं और कई लोग तो उसे अपने कब्जे में लेने के लिए अपनी मुट्ठियां भींच चुके थे। यह एक गहन निम्न स्तरीय युद्ध कौशल था, जिसकी तुलना उच्च स्तरीय 6ठी स्तरीय गोली भी नहीं कर सकती थी। ये निश्चित रूप से एक गहन स्तरीय निम्न स्तरीय मार्शल कौशल है। हर कोई आत्मविश्वास के साथ बोली लगा सकता है। भूत छाया राक्षस जरा ने हल्के से हंसते हुए कहा। उसकी मुस्कान आकर्षक और मोहक थी, जिसमें परिपक्व आकर्षण और मोहक स्वाद का संकेत था, जिससे कई पुरुष तुरंत चुपके से अपनी लार निगल गए और लगभग नाक से खून बहने लगा। हालांकि जिन लोगों ने उस समय भूत छाया राक्षसी के बारे में सुना था, वे आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। भूत छाया राक्षसी जरा प्राचीन क्षेत्र में कुछ हद तक प्रसिद्ध जरूर थी। उनके सुंदर चेहरे के नीचे उनके कर्म बिल्कुल साफ और निर्णायक थे। ये गहन स्तरीय निम्न स्तरीय मार्शल कौशल अब बोली के लिए खुला है।
आपको पता होना चाहिए कि गहन स्तरीय निम्न स्तरीय मार्शल कौशल की नीलामी अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसे चुकना मत। भूत छाया राक्षस जरा ने फिर से आकर्षक मुस्कान दी और फिर कहा, शुरुआती बोली 300 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं हैं और प्रत्येक बोली 5 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं हैं। नीलामी अभी शुरू होती है। भूत छाया राक्षस जरा ने सीधे कीमत बढ़ाकर 300 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कर दी। खैर, वह जानती थी कि यह सिर्फ दिखावा है। इस गहन निम्न स्तरीय युद्ध कौशल का पहले से ही एक स्वामी था। भूत छाया राक्षस जरा द्वारा बताई गई कीमत 300 मिलियन सोने के सिक्कों की थी, जिससे नीलामी घर में तुरंत सन्नाटा छा गया और फिर कीमत तुरंत बढ़ा दी गई। 310 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 315 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं, 320 मिलियन। एक पल की खामोशी के बाद अचानक शोरगुल मच गया। एक के बाद एक कीमतें बढ़ाने की आवाजें आने लगी और एक के बाद एक बोलियां सुनाई देने लगी। अथर्व ने तुरंत आवाजों का पीछा किया और देखा। सभी बोली लगाने वाले शक्तिशाली साधक थे जिन्होंने अपनी आभा छिपा रखी थी। उनकी भावनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे सभी मार्शल कमांडर स्तर के थे। इस गहन स्तरीय निम्न स्तरीय मार्शल कौशल के प्रकट होने के साथ अथर्व ने कम से कम 1 दर्जन शक्तिशाली साधकों की खोज की, जिनके मार्शल कमांडर क्षेत्र में होने का संदेह था। और लगातार बढ़ती कीमत सुनकर अथर्व हैरान तो था, लेकिन वह वहां मौजूद लोगों के उस गहन स्तरीय निम्न स्तरीय मार्शल कौशल के प्रति उत्साह पर अचंभित था, जो जाहिर तौर पर अथर्व की शुरुआती उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। ऐसा लग रहा था कि इस गहन स्तरीय निम्न स्तरीय मार्शल कौशल का प्रलोभन वाकई बहुत बड़ा था। 450 मिलियन ऊंची कीमत लगाई गई और तुरंत ही वहां सन्नाटा छा गया। 5 करोड़ सोने के सिक्के। पल भर में पहली मंजिल पर भीड़ से एक कर्कश आवाज आई। अथर्व ने आवाज का पीछा किया और देखा कि यह राजन था। 500 मिलियन और 5 लाख। अथर्व से ज्यादा दूर नहीं, मनमोहन ने दांत पीसते हुए कहा। 600 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं। पहली मंजिल पर राजन ने मनमोहन को घूरा और सीधे 600 मिलियन स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगा दी। 6 करोड़ 5 लाख सोने के सिक्के। मनमोहन ने फिर दांत पीसते हुए कहा। 70 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। राजन को डर नहीं लगा। यह अग्निगुण गहन स्तर का निम्न स्तरीय युद्ध कौशल पहले से ही उसका था। ये दूसरों के हाथों में कैसे पड़ सकता था? खैर, उसे अंतिम स्वर्ण मुद्राएं चुकाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह अपनी इच्छानुसार कीमत बढ़ा सकता था। इस समय मनमोहन का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसने 5 मिलियन जोड़े और दूसरे पक्ष ने सीधे 100 मिलियन जोड़ दिए, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसका चेहरा बहुत प्रभावित हुआ। इस नीलामी घर में बहुत से लोग थे जो उसे जानते थे, और अगर उसने अपना चेहरा खो दिया तो उसका चेहरा खो गया। 80 करोड़। दूसरी मंजिल पर किसी और ने बोली लगाई। वह 40 साल का एक आदमी था जिस पर अथर्व ने पहले ध्यान नहीं दिया था। 800 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की कीमत सुनकर अथर्व की आंखें चौंधिया गईं। ये कीमत बहुत ही भयानक थी। ये गहन स्तरीय युद्ध कौशल सचमुच असाधारण था। 1 अरब स्वर्ण मुद्राएं। पहली मंजिल पर राजन को चीजों के बड़े होने का डर नहीं था, और उसने सीधे 1 अरब स्वर्ण मुद्राओं की कीमत की पेशकश की, जिससे पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। 1 अरब स्वर्ण मुद्राएं, क्या कोई ऊंची बोली है? भूत छाया राक्षस जरा ने हल्के से मुस्कुराकर पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई और फिर उसने कहा, 1 अरब स्वर्ण मुद्राओं में बिका। मनमोहन की नजर पहली मंजिल पर ली झेंगची पर जमी हुई थी, उसकी आंखें उदास हो रही थीं। 10 अरब सोने के सिक्के तो वो खरीद ही नहीं सकता था, और नीचे वाला साफ तौर पर उसके खिलाफ जा रहा था। जैसे ही सभी लोग 10 अरब स्वर्ण मुद्राओं को देखकर आश्चर्यचकित हुए, भूत छाया राक्षस जरा के हाथ से एक बार फिर पृथ्वी गुण ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली एक जेड पर्ची निकली। जेड स्लिप को देखकर नीलामी में उपस्थित सभी लोगों की निगाहें और अधिक उत्सुक हो गईं। आज का पृथ्वी विशेषता का अंतिम सेट गहन रैंक निम्न श्रेणी मार्शल कौशल, शुरुआती कीमत अभी भी 3 अरब सोने के सिक्के। भूत छाया राक्षस जरा ने हल्के से ठहाके के साथ कहा। पूरे हॉल में कुछ देर की खामोशी के बाद बोलियों की आवाजें फिर से अंतहीन रूप से गूंज उठीं। कुछ ही देर में इस पृथ्वी विशेषता के युद्ध कौशल, जो कि गहन श्रेणी के निम्न श्रेणी स्तर पर था, की बोली 9 अरब स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच गई। 13 अरब सोने के सिक्के। एक जोरदार आवाज आई। भीड़ के बीच आयरन फिस्ट हुआंग फू किसोंग ने भीड़ में घुल मिलकर सीधे 13 अरब स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगा दी। कुछ देर तक किसी और ने बोली नहीं लगाई। 13 अरब स्वर्ण मुद्राएं अब कोई साधारण शक्तियां नहीं बना सकती थीं। अथर्व के बगल में बैठे मनमोहन एक बार फिर इतने गुस्से में थे कि उनकी दाढ़ी खड़ी हो गई और आंखें चौड़ी हो गईं। कीमत उनकी हैसियत से ज्यादा थी और उन्होंने इस नीलामी में कुछ भी नहीं खरीदा था, इसलिए उनका मूड कल्पना से परे था। आखिरी नीलाम की गई वस्तु पेश की गई। इस समय नीलामी भी समाप्त होने वाली थी। दोनों भूत छाया राक्षस स्त्रियां पहले ही पत्थर के मंच से उतरकर गायब हो चुकी थीं। जिन वस्तुओं पर सभी ने बोली लगाई थी, वे पहले ही व्यवस्थित कर दी गई थी। उन्हें बस सोने के सिक्के देने थे और बाद में उन्हें ले जाना था। अथर्व हल्के से मुस्कुराया। यह नीलामी निस्संदेह सफल रही। उसे डर था कि इस नीलामी के नतीजे आने के बाद ग्रीन फ्लावर टाउन और भी ज्यादा जीवंत हो जाएगा।
छोटे भाई अथर्व, हम पहले विदा लेंगे। व्यवधान के लिए क्षमा करें। अगली बार अगर आपके पास समय हो तो मेरे भूत मार्शल संप्रदाय से मिलने आइएगा, मनमोहन ने खड़े होकर अथर्व से कहा। निश्चित रूप से मैं अगली बार भूत मार्शल संप्रदाय का दौरा अवश्य करूंगा, अथर्व ने धीरे से कहा। अलविदा कहने के बाद मनमोहन भूत मार्शल संप्रदाय के लोगों के साथ जल्दी से चले गए। अथर्व के मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई, जिससे अंदाजा हुआ कि मनमोहन और बाकी लोगों को लौटने पर शायद कुछ काम होगा। संप्रदाय गुरु उड़ती आत्मा गेट बबन गेट को नष्ट करना चाहता है, इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? नीलामी हॉल के बाहर भूत मार्शल संप्रदाय का समूह जल्दी से बाहर निकला। भूत मार्शल संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने तुरंत मनमोहन से कहा, हम वापस जाकर इस पर चर्चा करेंगे, मनमोहन ने उदास भाव से कहा। नीलामी हॉल के बाद एक छोटे से कमरे में 9 आकृतियां बैठी थीं। सबसे आगे अथर्व, आत्मा का पीछा करने वाला जहरीला सुंदर सत्यजीत, भूत परी विमला और अन्य थे। बाकी लोग भूत छाया राक्षस जरा, उसकी बहन ये मेई, लौह मुट्ठी वाला हुआनफू किसोंग, राजन, प्रकाश झा और कांग जियुन थे, जो सभी उपस्थित थे। जहां तक जियांग युवानगुआन का सवाल है, वह मिस्टी पर्वत श्रृंखला के किनारे की रखवाली करता रहा और उसने आज की नीलामी में भाग नहीं लिया। संप्रदाय नेता, क्या हमें सचमुच बबन गेट को नष्ट करने की आवश्यकता है? भूत परी विमला ने अथर्व से पूछा। बेशक हमें इसे नष्ट करना होगा। आइए युद्ध का उपयोग युद्ध को समर्थन देने के लिए करें, अन्यथा उड़ती आत्मा गेट का क्षेत्र इसके निरंतर विकास का समर्थन नहीं कर पाएगा, अथर्व ने धीरे से कहा। अथर्व ने इस बारे में बहुत समय तक सोचा था। उड़ती आत्मा गेट में कुल मिलाकर सिर्फ 2 छोटे शहर थे। चाहे वे कितनी भी ताकत इकट्ठा कर लें, वह काफी नहीं होगी। वे सिर्फ जमीन के लिए ही संघर्ष कर सकते थे। संप्रदाय प्रमुख, बबन द्वार से हमारे मार्शल हॉल में चले जाए। हमारे मार्शल हॉल के सदस्यों के लिए अब अपना चेहरा दिखाने का समय आ गया है। मार्शल हॉल के सभी शिष्यों को अब मैंने उत्साह से दहाड़ने का प्रशिक्षण दिया है। बबन द्वार को नष्ट करना आसान होगा, हुआनफू किसोंग ने कहा। गहन श्रेणी के निम्न श्रेणी के मार्शल कौशल प्राप्त करने के बाद अथर्व के प्रति उसका रवैया काफी बेहतर हो गया था। हॉल मास्टर हुआनफू, मैं व्यक्तिगत रूप से बबन गेट को नष्ट कर दूंगा। आपका मार्शल हॉल आज रात 1000 कुलीन सैनिकों को इकट्ठा करेगा और रात भर में कियानशान गेट पर पहुंच जाएगा। कल बिना किसी गलती के मेरे लिए कियानशान गेट को समतल कर दो। अथर्व की निगाहें अचानक गंभीर हो गईं और हुआनफू किसोंग पर पड़ गईं। इस पल जैसे ही अथर्व के चेहरे पर गंभीरता आई, धीरे धीरे एक दबाव फैल गया। ये दबाव उसकी ताकत से नहीं बल्कि खुद से आ रहा था, एक ऐसा दबाव जिसने प्रकाश झा, हुआनफू किसोंग, जरा और छोटे से कमरे में मौजूद बाकी लोगों को दबा हुआ महसूस कराया। इस दबाव ने लोगों को अनायास ही 2 शब्दों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, दबंग आभा। ये दबंग आभा अदृश्य रूप से मौजूद थी, मानो उसकी हड्डियों से ही निकली हो। अथर्व का आभामंडल पहले भी दबंग था, लेकिन वह दबाव के इस स्तर तक नहीं पहुंचा था। दबाव व्यक्ति की अपनी ताकत के सीधे अनुपात में होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई लंबे समय से सत्ता में हो और हत्या करने में निर्णायक हो। एक अदृश्य आभामंडल और एक दबंग उपस्थिति स्वाभाविक रूप से बन जाएगी। जैसा कि कहावत है, हत्या का हथियार रखने से हत्या का इरादा पैदा होता है। ताकत को हथियार माने तो ताकत जितनी ज्यादा होगी, हथियार उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। हथियार के साथ व्यक्ति की मानसिकता और आभा स्वाभाविक रूप से अलग होगी और दूसरों को दी जाने वाली भावना भी अलग होगी। इस समय अथर्व की ताकत बढ़ने और उड़ती आत्मा गेट की शक्ति के विस्तार के साथ ये दबंग आभा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी। पहले वह गरीब था और उसमें महत्वाकांक्षा की कमी थी, लेकिन अब अथर्व पहले वाला काय और बेकार युवा स्वामी नहीं रहा। ये दबंग आभा स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगी थी। हालांकि इस समय अथर्व का दबंग आभामंडल असाधारण रूप से स्थिर लग रहा था, उन आम लोगों के विपरीत जो रातों रात नवधनाढ्य बन जाते हैं, जिनके ऊपर दबाव का भारी आभामंडल नहीं होता, बल्कि वे केवल अहंकारी और बेचैन महसूस करते हैं। इस समय अथर्व का आभामंडल अत्यंत स्थिर था, जिससे लोग उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, मानो कोई युवा बाघ बड़ा हो रहा हो जो एक दिन दहाड़ेगा और राजा बनेगा। संप्रदाय प्रमुख, मैं यहाँ से रातों रात कियानशान द्वार तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन अन्य शिष्य नहीं पहुंच सकते। पूरी गति से भी इसमें पूरे 3 दिन लगेंगे, हुआनफू किसोंग ने तुरंत कहा। एक मार्शल कमांडर के रूप में उनके लिए कियानशान द्वार तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मार्शल हॉल के शिष्यों के लिए यह संभव नहीं था। धुंधली पर्वत श्रृंखला से कियानशान द्वार तक पूरी गति से कियानशान द्वार तक पहुंचने में कम से कम 3 दिन और 3 रातें लगेंगी। तुम्हें घोड़े पर सवार होने के लिए किसने कहा? अथर्व ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारा मार्शल हॉल 300 दूसरे दर्जे के उड़ने वाले राक्षस जानवरों और 30 तीसरे दर्जे के उड़ने वाले राक्षस जानवरों से सुसज्जित होगा। क्या ये पर्याप्त है? 300 उड़ने वाले राक्षस जानवर? संप्रदाय प्रमुख, आप मजाक तो नहीं कर रहे? हुआनफू किसोंग और राजन तुरंत हैरान रह गए। 300 उड़ने वाले राक्षस जानवर? किस साधारण संप्रदाय में इतने होंगे?
इसके अलावा उड़ती आत्मा द्वार के भीतर कोई उड़ने वाला राक्षस जानवर नहीं था। मेरा टोकन ले लो। शाम के आसपास पत्थर का वानर शायद उड़ने वाले राक्षस जानवरों को तुम्हारे पास ले आएगा। अब से पत्थर का वानर तुम्हारे मार्शल हॉल में रहेगा और राक्षस जानवरों को संभालने में तुम्हारी मदद करेगा। अथर्व के हाथ में एक सफेद टोकन हुआनफू किसोंग के हाथ में पहुंच गया। ये टोकन अथर्व ने कुछ दिन पहले ही अस्थायी रूप से बनवाया था। पत्थर का बंदर। हुआनफू किसोंग का चेहरा उतर गया जब उसने कहा, क्या संप्रदाय का नेता धुंधले पर्वत श्रृंखला में उस पत्थर के बंदर जैसे दानव राजा के बारे में बात कर रहा है? कहा जाता है कि वह शक्ति के मध्य 5वें स्तर तक पहुंच गया है। हाँ, पत्थर का बंदर मेरे वश में हो गया है। मैंने उसे आज शाम 330 उड़ने वाले राक्षसी जानवरों के साथ धुंधली पर्वत श्रृंखला के किनारे पर प्रतीक्षा करने की व्यवस्था की है। अब से तुम्हारा मार्शल हॉल उनकी जिम्मेदारी संभालेगा, अथर्व ने धीरे से कहा। परसों जब वह धुंधली पर्वत श्रृंखला से निकला था तब अथर्व ने पत्थर के बंदर को ये सब बताया था। संप्रदाय नेता, आपने पत्थर के बंदर दानव राजा को वश में कर लिया। हुआनफू किसोंग तुरंत भयभीत हो गया। इसमें अजीब क्या है? 9 सिर वाला बार ड्रैगन तो एल्डर डोंग का वाहन भी बन गया है। अब से मिस्टी पर्वत श्रृंखला के भीतर के राक्षस जानवर मेरे उड़ती आत्मा गेट की ताकत होंगे, अथर्व ने धीरे से कहा। अथर्व की बातें सुनकर कांग जियुन, गोस्ट शैडो राक्षस बहनें जरा और ये मेई, साथ ही हुआनफू किसोंग और राजन, सभी तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। संप्रदाय प्रमुख, अगर हमारे पास उड़ने वाले राक्षस जानवर हों तो हम रातों रात पहुंच सकते हैं। कल का दिन कियानशान द्वार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा, हुआनफू किसोंग ने उत्साह से उत्तर दिया। उड़ने वाले राक्षस जानवरों के साथ उसके मार्शल हॉल की ताकत बाघ को पंख लगाने के समान थी। डिप्टी हॉल मास्टर ली, पंख गेट का पूर्वगढ़ अब गोस्ट मार्शल संप्रदाय की एक शाखा होना चाहिए, है ना? अथर्व ने राजन की ओर देखा और पूछा, क्या संप्रदाय का नेता भूत मार्शल संप्रदाय की शाखा को भी नष्ट करना चाहता है? राजन ने पूछा, तुम 500 लोगों को लेकर उड़ते हुए राक्षस जानवरों पर सवार होकर रातों रात भूत मार्शल संप्रदाय की पूर्व पंख गेट स्थित शाखा पर पहुंचो। भूत मार्शल संप्रदाय की शाखा को पूरी तरह से मिटा दो। अगर वहां मार्शल जनरल, आत्मा या आत्मा जनरल हैं, तो हो सके तो उन्हें जिंदा पकड़ लो। मेरे पास उनका उपयोग करने के लिए एक जगह है, अथर्व ने कहा। हाँ, संप्रदाय नेता, राजन ने उत्तर दिया। संप्रदाय नेता, आपने इसकी योजना बहुत पहले ही बना ली थी, है ना? भूतपरी विमला ने धीरे से कहा। हाँ, अथर्व ने सिर हिलाया। इसकी योजना पहले से ही बनाई गई थी, इसीलिए उसने पत्थर के बंदर को वापस भेजकर उड़ने वाले राक्षसी जानवरों को पहले ही व्यवस्थित कर दिया था। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही था, लेकिन बबन गेट एक अप्रत्याशित कारक था। शुरू में अथर्व ने सोचा था कि बबन गेट और कियानशान गेट दोनों नीलामी में होने चाहिए और वह तब कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करने का मौका ढूंढ लेगा जिससे उसे उनमें से एक को नष्ट करने का बहाना मिल जाएगा। हालांकि आज बबन गेट से जुड़े दृश्य ने अथर्व को अपना विचार थोड़ा बदलने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम सचमुच भूत मार्शल संप्रदाय के विरुद्ध पूरी ताकत से लड़ने की योजना बना रहे हो? उस समय भूत मार्शल संप्रदाय उड़ती आत्मा गेट पर जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि हम डरते नहीं हैं, फिर भी 1000 दुश्मनों को मारना और अपने 800 दुश्मनों को खोना फिलहाल उड़ती आत्मा गेट के लिए एक नुकसान है, आत्मा का पीछा करने वाला जहरीला सुंदर सत्यजीत ने धीरे से कहा। नहीं, हम भूत मार्शल संप्रदाय के साथ अपना समय ले सकते हैं। मार्शल हॉल, कियानशान द्वार और भूत मार्शल संप्रदाय की शाखा को नष्ट कर देगा। जब भूत मार्शल संप्रदाय की शाखा और कियानशान द्वार एक साथ किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा नष्ट हो जाएंगे तो भूत मार्शल संप्रदाय शायद अभिभूत हो जाएगा और मैं सीधे बबन द्वार को नष्ट कर दूंगा, इसलिए भूत मार्शल संप्रदाय शायद मेरे उड़ती आत्मा द्वार पर ध्यान नहीं दे पाएगा। अथर्व ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। प्रकाश झा, हुआनफू किसोंग, सारा और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, उनके भाव बदल गए। इस संप्रदाय के नेता के प्रति वे उसे फिर से नए सम्मान से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। संप्रदाय नेता, तो हम अभी इसकी व्यवस्था करेंगे, हुआनफू किसोंग और राजन दोनों ने कहा। अगर तुम दोनों जा रहे हो तो एल्डर डोंग और सिस्टर यंग को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाने दो, वरना तुम्हें बहुत परेशानी होगी, अथर्व ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। गंभीर बातें खत्म करने के बाद उसके मुंह के कोने पर फिर से एक मुस्कान तैर गई, जो अभी उसके गंभीर रूप से बिल्कुल अलग थी। इससे छोटे से कमरे में बैठे सभी लोग फिर से थोड़ा हैरान हो गए। ये संप्रदाय का नेता वाकई कोई साधारण नहीं था, बस पहले वाला आभामंडल उन्हें अपनी ताकत में दबा हुआ महसूस करा रहा था। इस समय हुआनफू किसोंग और राजन तुरंत हैरान हो गए। हुआनफू किसोंग ने कहा, संप्रदाय प्रमुख, क्या अब भी कोई है जो मुझे रोकने की हिम्मत कर सकता है? तुम्हें रोक नहीं रहा, बल्कि लूट रहा हूं। हालांकि तुम दोनों ने गहन स्तर के निम्न स्तरीय युद्ध कौशल प्राप्त किए हैं, फिर भी कम से कम कई मार्शल कमांडर साधकों द्वारा तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है। मुझे डर है कि जैसे ही तुम ग्रीन फ्लावर टाउन छोड़ोगे, कोई तुम पर हमला कर देगा, अथर्व ने हल्की हंसी के साथ कहा।
अभी अभी नीलामी में अथर्व ने कई मार्शल कमांडर साधकों को हुआंगफू किसोंग और राजन पर नजरें गड़ाए देखा था। उन निगाहों में कोई सद्भावना नहीं थी। प्राचीन क्षेत्र में ऐसी बातें असामान्य नहीं थीं। मैं देखना चाहता हूं कि किसमें हिम्मत है। मैं उन्हें अपनी लोहे की मुट्ठी का स्वाद चखाऊंगा, हुआंगफू किसोंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर में ठंडक फैल गई। हॉल मास्टर हुआंगफू, आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप बूढ़े जाकिर की ताकत का मुकाबला कर सकते हैं? भूत परी विम्बला ने कहा। बूढ़े जाकिर, ये वही बुरा भूत है। हुआंगफू किसोंग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वह बूढ़े जाकिर से बेहद सतर्क लग रहा था। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, ये बुरा भूत भी क्यों आया? न केवल बूढ़ा जाकिर बल्कि बूढ़ा भूत कुंदन भी आ गया है। उनका लक्ष्य वाइस हॉल मास्टर ली का पृथ्वी स्तरीय निम्न श्रेणी का अग्निगुण मार्शल कौशल होना चाहिए, भूत परी विम्बला ने कहा। क्या वह बूढ़ा भूत भी आया था? राजन का चेहरा तुरंत उतर गया। केवल ये दोनों ही सबसे शक्तिशाली हैं, अन्य के बारे में चिंता करने लायक नहीं है, आत्मा पीछा करने वाले विश्व मास्टर सत्यजीत ने हल्के से कहा। नीलामी घर के बाहर जैसे ही अथर्व बाहर निकली, सारांश पहले ही पायल और अन्य लोगों को पास ही स्थित फ्लाइंग स्पिरिट मर्चेंट हाउस में ले जा चुकी थी। संप्रदाय गुरु, आधे से भी कम औषधीय सामग्री संसाधित हो चुकी है और कीमत अच्छी है। मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला अवरुद्ध है, इसलिए औषधीय सामग्री वर्तमान में दुर्लभ है और उनकी कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं। सनी ने फ्लाइंग स्पिरिट मर्चेंट हाउस के भीतर एक छोटे से हॉल में अथर्व को सूचना दी। योजना के अनुसार आगे बढ़ो, अथर्व ने कहा। एक क्षण बाद जब अथर्व ने सनीयू और सारांश को कुछ निर्देश दिए तो उसने लू जिनटोंग, बाईशाशा, व्रिंडाई और फैंग जिनकी के साथ फ्लाइंग स्पिरिट मर्चेंट हाउस छोड़ दिया। स्काईविंग स्नोलान की पीठ पर बाईशाशा और अन्य दो लड़कियां अभी भी नीलामी से संबंधित मामलों पर चर्चा कर रही थीं और बहुत रुचि दिखा रही थीं। अथर्व ने दूर तक देखा। आगे एक विशाल पर्वत श्रृंखला देखकर अथर्व हल्के से मुस्कुराया और स्काईविंग स्नोलान को पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने का आदेश दिया। एक क्षण बाद दूर पर्वत श्रृंखला के सामने अथर्व की दृष्टि में दो आकृतियां प्रकट हुईं। वे कोई और नहीं बल्कि आयरन फिस्ट हुआंगफू किसोंग और राजन थे। स्काईविंग स्नोलान को अपनी जगह पर चक्कर लगाने का आदेश देते हुए अथर्व ने दूर से देखा, यह अनुमान लगाते हुए कि एक अच्छा शो शुरू होने वाला है। हुआंगफू किसोंग और दूसरे ने काफी मजबूत लोगों को आकर्षित किया था। सामान्य परिस्थितियों में अथर्व इस उत्साह को देखने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब जब उसे पता था कि आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत और भूत परी विम्बला पास ही हैं, तो उसे ज्यादा खतरा नहीं था। वह जबरदस्ती खजानों को छीने जाने का ये दृश्य देख सकता था। पर्वत श्रृंखला के भीतर भीषण गर्मी का मौसम था और दोपहर ढल रही थी। चिलचिलाती धूप सिर पर थी और पूरी पर्वत श्रृंखला के पेड़ भीषण गर्मी से कुछ मुरझाए हुए थे। यदि आप यहाँ हैं तो बाहर आ जाए, हुआंगफू किसोंग ने पर्वत श्रृंखला के भीतर एक छोटे से रास्ते की ओर देखते हुए कहा। तभी अचानक हवा के टूटने की आवाज चारों ओर गूंजी। अंतरिक्ष में एकाएक लहर दौड़ गई और प्रकाश की 5 धाराएं बिजली की तरह चमक उठीं। जैसे ही प्रकाश पीछे हटा, 5 आकृतियां हवा में प्रकट हुईं। पांचों ने एक दूसरे को देखा, उनके हाव भाव भी थोड़े बदल गए। बूढ़ा आदमी जाकिर, ओल्ड घोस्ट किंग हो। जब वे पांचों एक दूसरे को आंक रहे थे तो उनमें से 3 की नजरें जब अन्य 2 से मिली तो पहले तो वे दंग रह गए, फिर तीनों ने तुरंत आश्चर्य व्यक्त किया। पृथ्वी स्तर का निम्न स्तरीय युद्ध कौशल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई चाह सके। यदि तुम्हारी शक्ति पर्याप्त नहीं है तो तुरंत चले जाओ, अन्यथा तुम्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। पांचों में से एक, सादे कपड़ों में एक बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक भयावह आभा टिमटिमा रही थी। तीनों के चेहरे थोड़े बदल गए। वे इस व्यक्ति से बेहद सतर्क भी लग रहे थे। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वे तुरंत वहां से चले गए। तुरंत ही आकाश में केवल 2 आकृतियां ही दिखाई दी। सादे कपड़ों वाला वह बूढ़ा आदमी जिसने अभी अभी बात की थी और एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी जिसने लंबे नीले लाल लबादे पहने हुए थे। ये व्यक्ति हड्डियों और चमड़ी का बना हुआ था। उसकी आंखें आंखों की पुतलियों की तरह उभरी हुई थी और उसके चेहरे की त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, मानो कोई दुष्ट भूत हो। लूशान, तुम अभी तक मरे नहीं हो, उस दुष्ट बूढ़े आदमी ने सादे कपड़े पहने बूढ़े आदमी से कहा। उसकी आवाज बर्फीली थी, मानो वह पाताल लोक से आया हो। बूढ़े भूत कुंदन, क्या तुम भी अभी मरे नहीं हो? तुम अग्नि गुण की साधना करो और मैं पृथ्वी गुण की साधना करता हूं। हम दोनों एक एक करें और हम एक दूसरे के काम में दखल न दें। सादे कपड़ों वाले बूढ़े ने दुष्ट बूढ़े की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, एक एक, और हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। दुष्ट बूढ़े को कोई आपत्ति नहीं हुई और वह तुरंत मान गया। इस समय उन दोनों में से किसी ने भी आयरन फिस्ट हुआंगफू किसोंग और नीचे बैठे बाकियों को नजरअंदाज नहीं किया। हाहा, बूढ़े जाकिर, बूढ़े भूत कुंदन, बात करने में थोड़ा समय लो। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। नीचे आयरन फिस्ट हुआंगफू किसोंग जोर से हंसा। जैसे ही उसकी हंसी धीमी हुई, वह और राजन हवा में उड़ गए और चले गए। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो?
दुष्ट बूढ़ा आदमी दहाड़ा और उसकी असली ऊर्जा हिंसक रूप से बाहर आ गई। बूढ़े भूत कुंदन, ये तुम्हारे घमंड की जगह नहीं है। ठीक इसी समय कहीं से एक कोमल चीख गूंजी। पल भर में आगे हवा में प्रकाश की एक सफेद धारा प्रकट हुई। नवागंतुक ने एक सादी सफेद पोशाक पहनी हुई थी, उसके सुंदर चेहरे पर परिपक्व आकर्षण की झलक थी और उसके शरीर के भीतर से सूक्ष्म रूप से निकल रही आभा ने तुरंत बूढ़े भूत कुंदन और बूढ़े जाकिर के चेहरे पर आश्चर्य से भाव बदल दिए। भूत परी विमला, यह आप हैं? इस समय ओल्ड मैन जाकिर, जो तेजी से हुआनफू क्यूसोंग और अन्य दो का पीछा करने वाला था, अचानक रुक गया और सदमे में भूत परी विमला को घूरने लगा। आप भूत परी विमला हैं? इस समय बूढ़े भूत कुंदन का चेहरा भी बदल गया और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। बूढ़े भूत कुंदन, वे दोनों मेरे लोग हैं। अगर तुमने उन्हें छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी पुरानी मांद को तहस नहस कर दूंगी। बूढ़े भूत कुंदन को देखते हुए भूतनी परी की खूबसूरत आंखों में एक चेतावनी का संकेत था, जिसमें कोई शक नहीं था। उसके खूबसूरत चेहरे पर ठंडक बिल्कुल सिहरन पैदा कर रही थी। तो ये भूतनी के लोग हैं। तो पहले मैं विदा लेता हूँ, हम फिर मिलेंगे। बूढ़े भूत कुंदन का चेहरा तमतमा गया और उसने दांत पीस लिए। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसका शरीर तुरंत उड़ गया। एह, आकाशपंख हिम सिंह! तभी एक हल्की सी विस्मयादिबोधक ध्वनि हुई और बूढ़े भूत कुंदन की आकृति आकाशपंख हिम सिंह के सामने हवा में प्रकट हुई। बच्चे, आकाशपंख वाला हिम सिंह मेरा है। दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बूढ़े भूत कुंदन की नजरें खुशी से आकाशपंख वाले हिम सिंह पर टिक गईं, अथर्व की तरफ देखे बिना। अथर्व ने वह सब कुछ देखा था जो अभी हुआ था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बूढ़ा भूत कुंदन उसके स्काई विंग स्नो लान को पसंद करेगा। बूढ़े भूत कुंदन को देखते हुए अथर्व का चेहरा थोड़ा उतर गया और उसने कहा, बूढ़े भूत कुंदन, आपको चले जाना चाहिए, वरना आपको पछतावा होगा। एक नाक मुंह सिकोड़ने वाला बदमाश मौत की तलाश में। बूढ़े भूत कुंदन का शब्दों को बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अथर्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों से एक भयावह चमक निकल रही थी। वह आगे बढ़ा और उसका शरीर किसी भूत की तरह अथर्व पर झपटा। उसके शरीर के भीतर से एक शक्तिशाली और झुलसाने वाली सच्ची ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने तुरंत आसपास के स्थान को गर्म कर दिया। बूढ़े भूत कुंदन, तुम मौत की तलाश में हो। अंतरिक्ष में एक उदास दहाड़ गूंज उठी। अचानक काले वस्त्र पहने एक आकृति प्रकट हुई, मानो अंतरिक्ष को विकृत कर रही हो। उसने तुरंत हाथ की मुहरें बना ली और एक घना काला जहरीला कोहरा तुरंत उसके चारों ओर छा गया। एक पल में इस जहरीले कोहरे में एक हथेली का निशान संघनित हो गया, जिससे अंतरिक्ष में लहरें उठीं और एक तेज ध्वनि का विस्फोट हवा में गूंज उठा। एक हथेली का निशान छूटा, जिसने सीधे अंतरिक्ष को विकृत कर दिया और तुरंत बूढ़े भूत कुंदन की ओर कुचला। आत्मा का पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत। इस अचानक घटनाक्रम से बूढ़े भूत कुंदन का चेहरा तुरंत बदल गया और वह भूत परी को देखने से भी बदतर लग रहा था। एक पल के आश्चर्य के बाद एक प्रचंड ऊर्जा बाहर निकली और उसने तुरंत अपनी हथेली से वार किया। जैसे ही यह हथेली खुली, ऊपर हवा में एक प्रचंड ऊर्जा तुरंत जोर से हिल गई। हथेली का निशान सीधे अंतरिक्ष से गुजरा और अपने निशाने पर जा लगा। बैंग बैंग, दोनों हथेलियों के निशान सीधे टकराए और एक भयानक शक्ति तुरंत फैल गई, जिसने इस पर्वत श्रृंखला में अंतरिक्ष को विकृत कर दिया। इस भयानक गति ने अथर्व को तेजी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस फैलती हुई शक्ति में व्यापक विष था, जो आत्मा पीछा करने वाले विष गुरु सत्यजीत का भयानक रूप था। उससे लड़ते हुए एक पल की भी असावधानी घातक थी। हिंसक ऊर्जा बाहर निकल गई और उसका एक हिस्सा तुरंत काले धुएं के आवरण में बदल गया, जिसमें तीखी और अप्रिय गंध भी मिश्रित थी। प्रहार प्रहार, धमाके की आवाज के बीच बूढ़े भूत कुंदन का शरीर उड़ गया। वह मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर स्थिर हो पाया। उसका चेहरा, जो पहले से ही भूत जैसा था, और भी पीला पड़ गया। मास्टर, शिंटोंग को उसे मारने में मदद करें। उसने भाई को धमकाने की हिम्मत कैसे की? पायल ने दूर से मुंह बनाते हुए कहा। बूढ़े भूत कुंदन, तुम स्वयं मृत्यु की तलाश में हो। एक काली आकृति चमकी और जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि आत्मा पीछा करने वाला विष मास्टर सत्यजीत था। सत्यजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? बूढ़े भूत कुंदन का चेहरा तुरंत उतर गया। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु को देखकर वह पहले से ही बेहद गंभीर था। सुना नहीं, जिस व्यक्ति पर तुमने अभी हमला करने की कोशिश की थी, उसके साथ मेरा एक शिष्य भी था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पर हमला कर देना चाहिए? आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु ने ठंडे स्वर में कहा। उनके काले वस्त्र के चारों ओर काली रोशनी फैल गई और आसपास की जगह भी काली धुंध के निशान दिखा रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह आपका शिष्य है। बूढ़े भूत कुंदन का चेहरा बेहद बदसूरत था। यही तुम्हारी समस्या है। तुम जब चाहो मेरे शिष्य पर हमला कैसे कर सकते हो? आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बूढ़े भूत कुंदन का चेहरा और भी भद्दा हो गया।
तुम्हें मार डालूंगा, मेरे शिष्य ने ऐसा कहा है, आत्मा का पीछा करने वाले विश्व गुरु सत्यजीत ने हल्के से कहा। क्या ऐसा है? फिर मेरा क्या होगा? एक नाजुक सी आवाज आई और भूतनी विमला की आकृति चमक उठी, जो पहले से ही बूढ़े भूत कुंदन को पीछे से रोक रही थी। भूत परी विमला, सत्यजीत, तुम दोनों साथ हो। बूढ़े भूत कुंदन के चेहरे पर इस पल सचमुच घबराहट के भाव थे। इन दोनों की प्रतिष्ठा उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। वह उनमें से किसी एक को भी नहीं संभाल सकता था और उन दोनों के साथ मिलकर उसे पता था कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ठंडी सांस ली। पल भर में उनके हाथों की मुहरें बन गईं और ऊपर हवा में एक अदृश्य ऊर्जा तुरंत इकट्ठा हो गई। पूरा आकाश भी कांपने लगा। एक क्षण में एक आत्मा का आक्रमण पूरे अंतरिक्ष में फैल गया, जिसके बाद एक विशाल विषैली धुंध छा गई जिसने 2000 मीटर से भी ज्यादा चौड़े क्षेत्र को ढक लिया। जैसे ही धुंध ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया, उमड़ती ऊर्जा और तीखी अप्रिय गंध ने मानो पूरी दुनिया को दबा दिया। बूढ़े भूत कुंदन का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। उसके हाथों की मुट्ठियां तेजी से बन गईं और उसके शरीर के चारों ओर हरे रंग की ज्वाला की एक परत तुरंत फैल गई। लपटें उसे आग की ढाल की तरह घेरे हुए थीं, जिससे जहरीली धुंध का कुछ ही देर में उसके पास पहुंचना मुश्किल लग रहा था। बूढ़े भूत कुंदन, तुम में अभी भी थोड़ी कमी है, आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा सत्यजीत ने ठंडे स्वर में कहा। उसके हाथों की मुहरें फिर से बन गईं और दो अजीब काली किरणें, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, तुरंत शून्य से बूढ़े भूत कुंदन की ओर बढ़ीं। काली किरणें सीधे अंतरिक्ष को चीरती हुई, मानो आध्यात्मिक सांप अपने बिलों से निकल रहे हों। ये दो काली किरणें अचानक बूढ़े भूत कुंदन के शरीर के चारों ओर फैली हरी लपटों से टकराईं। विशाल ऊर्जा तुरंत ही जोरदार टकराई और ऊर्जा की लहरें लहरों की तरह बाहर की ओर फूट पड़ीं। बैंग बैंग, हवा में गड़गड़ाहट भरे विस्फोट गूंज उठे। प्रचंड ऊर्जा विस्फोट के कारण बूढ़े भूत कुंदन की हरी लपटें तुरंत बिखर गईं। पूरा आकाश तुरंत घने काले कोहरे से ढक गया। जैसे ही तीखी अप्रिय गंध हवा में फैल गई, काली किरणें सीधे हरी लपटों में घुस गईं और बूढ़े भूत कुंदन को घेर लिया। फुफकार, बूढ़ा भूत कुंदन बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। आत्मा का पीछा करने वाला जहर राजा सत्यजीत जहर से भरा हुआ था और उसके हर हमले में छिपा हुआ जहर होता था। साथ ही उसके पास एक आत्मा साधक के सबसे शक्तिशाली आत्मिक हमले भी थे। उसे उकसाना निश्चित रूप से सबसे मुश्किल था, इसलिए उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। बूढ़े भूत कुंदन, तुम कहां भाग रहे हो? अंतरिक्ष में छाई जहरीली धुंध के बीच जैसे ही बूढ़ा भूत कुंदन भागा, आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा सत्यजीत की आकृति उसके पीछे प्रकट हुई, मानो अंतरिक्ष को विकृत कर रही हो। एक काले घने धुंध के पंजे का निशान सघन होकर सीधे बूढ़े भूत कुंदन की ओर बढ़ा। जैसे ही पंजे का निशान बाहर निकला, वह हवा में सीटी बजाता हुआ आया, जिससे अंतरिक्षीय धाराएं उमड़ पड़ीं। एक ठंडी और विशाल शक्ति लेकर वह आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा के हाथ से तुरंत नीचे की ओर दबा, शून्य को चीरता हुआ ध्वनि धमाकों की एक श्रृंखला उत्पन्न कर रहा था। सत्यजीत, मैं तुमसे लड़ूंगा, बूढ़ा भूत कुंदन जोर से दहाड़ा। बचने का कोई रास्ता न होने के कारण वह केवल जवाबी हमला ही कर सकता था। उसकी अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। एक दहाड़ के साथ उसकी असली ऊर्जा एक पल में उमड़ पड़ी और उसके चारों ओर एक झुलसाने वाली ऊर्जा फैल गई, जो फिर सैकड़ों मीटर बड़े ज्वाला स्तंभ में बदल गई। इस विशाल झुलसाने वाली ऊर्जा से पूरा स्थान भी कांपने लगा। कितनी प्रबल शक्ति! अथर्व दूर से ही बेहद हैरान था। हालांकि बूढ़े भूत कुंदन की ताकत बूढ़े जहर देने वाले जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसकी ताकत 8वें स्तर के मार्शल कमांडर के स्तर की होनी चाहिए। ताकत का ये स्तर पहले से ही एक पूर्ण विशेषज्ञ था। प्राचीन क्षेत्र में वास्तव में कई विशेषज्ञ थे। एक पल में ज्वाला ऊर्जा का स्तंभ आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा सत्यजीत के पंजे के निशान से भयंकर रूप से टकराया। टकराना, जैसे ही दोनों टकराए, ऊपर से हवा के भयानक झोंके और लहरें उठी, आकाश और धरती पर छा गईं। नीचे पर्वत श्रृंखला में इस ऊर्जा बल के झटके से कई पर्वत शिखर सीधे नष्ट हो गए, मानो पहाड़ ढह रहे हों और धरती फट रही हो। जैसे ही हवा का भयानक झोंका आया, अंतरिक्ष में पतली हवा से एक घना काला कोहरा छा गया। बूढ़े भूत कुंदन के चारों ओर का सुरक्षा घेरा जंग खा गया और तुरंत ही परत दर परत सफेद धुएं में बदल गया। ठोकर ठोकर, बूढ़ा भूत कुंदन लड़खड़ाता हुआ पीछे की ओर तेजी से आकाश में पीछे हट गया। उसके गले से एक धीमी सी आवाज आई, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वह घायल हो गया है। बूढ़े भूत कुंदन, जब मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। अचानक जैसे ही बूढ़े भूत कुंदन का शरीर स्थिर हुआ, एक स्पष्ट चीख फैल गई और साथ ही पूरा स्थान पहले से ही लहरदार हो गया था। तुरंत आसपास का स्थान मुड़ गया और एक राक्षसी शक्ति तुरंत बाहर निकल आई। फुश फुश, भूत परी विमला ने 1000 मीटर से भी ज्यादा बड़े सफेद हथेली के निशान को सघन किया, जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ उसे विकृत कर रहा था। अगले ही पल उसने ऊपर से बूढ़े भूत कुंदन को दबा दिया।
एक प्रचंड आभा आकाश में उठी और उससे तीव्र ऊर्जा के उतार चढ़ाव निकले, जिससे लोगों में एक स्थायी भय भी पैदा हो गया। घबराहट में बूढ़ा भूत कुंदन जल्दी से एक सुरक्षात्मक ऊर्जा कवच फिर से स्थापित कर सका। उसकी आंखें घबराहट से भर गईं। एक पल में हथेली का निशान सीधे बूढ़े भूत कुंदन के शरीर पर दब गया। कंपन करती हुई अंतरिक्षीय लहरें विशाल तरंगों की तरह बिखर गईं। तीव्र लहरों ने पर्वत श्रृंखला के ऊपर अंतरिक्ष के एक विशाल क्षेत्र को विकृत करना शुरू कर दिया। तुरंत अंतरिक्ष विकृत हो गया और फैलने लगा। बैंग बैंग, आकाश में बहरा कर देने वाले विस्फोट गूंज उठे। एक भयानक ऊर्जा तूफान तुरंत तूफान की तरह आया। पूरा आकाश मानो भूकंप आ गया हो, हिल गया। आसपास की पर्वत श्रृंखला की कई और पर्वत चोटियां इस शक्तिशाली झटके से बलपूर्वक नष्ट हो गईं। फफ, प्रचंड बल के प्रभाव में एक आकृति बलपूर्वक उड़ गई। उसी समय उसके मुंह से रक्त की फुहार निकली और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बूढ़े भूत कुंदन, मर जाओ। आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा सत्यजीत ने जोर से दहाड़ लगाए। उसका शरीर भूत की तरह पीछे हट रहे बूढ़े भूत कुंदन के पीछे हवा में था। उसी समय उसके हाथ से एक काला कोहरा निकला। उस काले कोहरे के भीतर एक तीखी अप्रिय गंध फैल गई। आत्मा का पीछा करने वाला जहर राजा गर्व से हवा में खड़ा था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर उमड़ रही थी। घना काला कोहरा तुरंत और अचानक हजारों काले धागों में बदल गया। हर धागा बाल के आकार का था, अंतरिक्ष में भेद रहा था और पल भर में उसने बूढ़े भूत कुंदन के शरीर के चारों ओर के स्थान को ढंक लिया। एक पल में ही ये हजारों काले धागे रेशम के कीड़ों के कोकून की तरह हो गए, जो सीधे दसियों मीटर के स्थान को कवर कर रहे थे, जिसमें बूढ़ा भूत कुंदन भी शामिल था। ये दृश्य देखकर अथर्व हल्के से मुस्कुराए। सोल चेजिंग पॉइजन किंग सत्यजीत और घोस्ट फेरी विम्बला निश्चित रूप से मार्शल कमांडरों और स्पिरिट कमांडरों में शीर्ष विशेषज्ञ थे। घोस्ट फेरी विम्बला पहले से ही 9वें स्तर की शीर्ष मार्शल कमांडर थी और सोल चेजिंग पॉइजन किंग सत्यजीत के जहर कौशल और सोल अटैक भी बेहद शक्तिशाली और भयानक थे। बूढ़े भूत कुंदन की ताकत निश्चित रूप से किसी विशेषज्ञ जैसी थी। अगर वह बाहर अकेला होता तो शायद ज्यादा लोग उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बूढ़े भूत कुंदन की आज किस्मत खराब चल रही थी, क्योंकि उसका सामना भूत परी विम्बला और आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा सत्यजीत से हुआ। ये दोनों और भी ज्यादा भयानक इंसान थे। इसके अलावा इन दोनों के इस समय एक साथ काम करने से बूढ़े भूत कुंदन की किस्मत ही खराब थी। दूर अथर्व ने उत्सुकता से हवा में खड़ी एक और आकृति को देखा। वह बूढ़ा जाकिर था। इस बूढ़े जाकिर का इस समय जाने का कोई इरादा नहीं था, वह दूर से ही देख रहा था। आकाश में जहरीले धागे का कोकून सिकुड़ता जा रहा था और 3 मीटर आकार का होता जा रहा था। आसपास का स्थान पूरी तरह से विकृत हो गया था और उसकी प्रचंड ऊर्जा ने अंतरिक्षीय दरारों को लगभग चीर दिया था। बूढ़े डोंग, उसकी जान बख्शने के बारे में क्या ख्याल है? एक पल की हिचकिचाहट के बाद अथर्व ने आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा सत्यजीत से कहा, तुम उससे बात करो, उसकी जान बचाना मुश्किल नहीं है। आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा सत्यजीत ने कहा। बूढ़े भूत कुंदन, आप जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं, यह आपको तय करना है, अथर्व ने धीरे से कहा, जहरीले धागे के कोकून को देखते हुए जैसे ही स्काई विंग स्नोलान पास आया। बेटे, तुम असल में कौन हो? मुझे जाने दो और अब से हम अपने अपने काम से काम रखेंगे। जहरीले धागे के खोल के अंदर से बूढ़े भूत कुंदन की भयावह आवाज आई। उसकी आवाज से यह समझना मुश्किल नहीं था कि बूढ़े भूत कुंदन को इस समय बहुत मुश्किल हो रही है। बूढ़े डोंग, अगर उसे नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो उसे मार डालो। उसके शरीर को मेरे लिए छोड़ दो ताकि मैं उसे कठपुतली में बदल सकूं। 8वें स्तर के मार्शल कमांडर के शरीर से बनी कठपुतली बुरी नहीं होती, अथर्व ने धीरे से कहा। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े भूत कुंदन ने जहरीले धागे के कोकून के भीतर से भयावह रूप से दहाड़ लगाए। बूढ़े भूत कुंदन, देखो मेरी हिम्मत है या नहीं, आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा सत्यजीत ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसके हाथ की मुहरें बदली, जहरीले धागे के कोकून में एक और जहरीली धुंध फैल गई। आह! बूढ़ा भूत कुंदन चिल्लाया, ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी प्रकार की यातना दी जा रही हो। ठीक है लड़के, मुझे अपनी शर्तें बताओ, बूढ़े भूत कुंदन ने जहरीले धागे के कोकून के भीतर से ऊंची आवाज में कहा। मेरे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में शामिल हो जाओ और मैं ओल्ड डोंग से तुम्हारी जान बख्शने के लिए कहूंगा, अथर्व ने धीरे से कहा। कौन सा उड़ती आत्मा संप्रदाय? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। इससे पहले कि बूढ़ा भूत कुंदन बोलना समाप्त कर पाता, चीखें फिर से सुनाई देने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा का पीछा करने वाले विश्व राजा सत्यजीत के तरीकों के अधीन होने के कारण ऐसा हुआ था। मैं शामिल हो जाऊंगा, मैं आपके किसी भी उड़ने वाली आत्मा संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। बूढ़ा भूत कुंदन जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज में डर का एक संकेत मिला। हिस! आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा सत्यजीत के हाथों की मुहरें फिर बदल गईं और जहरीले धागे के कोकून में प्रकाश की एक धारा फूट पड़ी। उसने कहा, तुम्हारे सामने एक रक्तभक्षी हड्डी घोलने वाली गोली है, इसे ले लो। सत्यजीत,
ज्यादा दूर मत जाओ। बूढ़ा भूत कुंदन तुरंत जोर से चिल्लाया। आप इसे लेते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। आप ही चुने, आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा सत्यजीत ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। एक क्षण बाद बूढ़े भूत कुंदन की आवाज फिर से आई। उसकी आवाज कुछ कमजोर लग रही थी। हाँ, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जैसे ही आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा सत्यजीत के हाथों की मुहरें बदली, अंतरिक्ष को घुमाने वाला जहरीला धागा का कोकून घूम गया और तुरंत काली ऊर्जा से भरे आकाश में बदल गया, जो बिखर गया। एक पल में काली रोशनी से भरा यह आकाश अजीब तरह से आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा सत्यजीत के शरीर में घुस गया। आकाश में बूढ़े भूत कुंदन की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था, मानो नौ पाताल लोक का कोई बुरा भूत हो। उसके मुंह के कोनों पर काले खून के धब्बे थे और उसकी आंखें भी कालेपन से ढकी हुई थीं, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसे अभी अभी बहुत तकलीफ हुई है। बूढ़े भूत कुंदन, उड़ती आत्मा संप्रदाय में आपका स्वागत है। अथर्व हल्के से मुस्कुराया। ये बूढ़ा भूत कुंदन प्राचीन क्षेत्र का एक कुख्यात विशेषज्ञ भी था। अब जब वह उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गया था, तो उड़ती आत्मा संप्रदाय की शक्ति अदृश्य रूप से फिर से बहुत बढ़ गई थी। बूढ़े भूत कुंदन का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। उसने गुस्से से अथर्व को देखा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उसने पूछा, बेटे, तुम असल में कौन हो? उड़नशील आत्मा संप्रदाय का संप्रदाय गुरु। बूढ़े भूत कुंदन के चेहरे पर क्रोध देखकर अथर्व को कोई नाराजगी नहीं हुई। अथर्व बूढ़े भूत कुंदन के मूड का अंदाजा लगा सकता था। उसने एक मुर्गी चुराने की कोशिश की, लेकिन चावल गंवा बैठा। उसे पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल या आकाश पंख वाला हिमसिंह नहीं मिला, बल्कि उसे रक्त भक्षण करने वाली अस्थि विलायक गोली लेने पर मजबूर होना पड़ा। अनुमान लगाया जा रहा था कि उसका आक्रोश और क्रोध निश्चित रूप से कम नहीं था। जाकिर, क्या तुमने काफी देर तक नहीं देखा? क्या तुम भी मरना चाहते हो? आत्मा का पीछा करने वाले जहर राजा सत्यजीत की नजरें तुरंत गहरी हो गईं जब उसने बूढ़े जाकिर को देखा, जो सामने हवा में खड़ा था। सत्यजीत, मुझे पता है कि मेरी ताकत तुम्हारी जितनी नहीं है, लेकिन मैं विमला से मिलने आया था। इसका तुमसे क्या लेना देना? एक आकृति हवा में उछली। वह सादा चोगा पहने जाकिर का बूढ़ा आदमी था, बांस की डंडी जैसा लंबा और पतला, ऐसा लग रहा था मानो हवा के झोंके से गिर पड़ेगा। हालांकि इस समय जाकिर के बूढ़े आदमी से निकलने वाली आभा को कम करके नहीं आंका जा सकता था। खासकर उसकी उदास आंखें, एक नजर में ही पता चल जाता था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। ये बूढ़ा आदमी दरअसल वही सादा वस्त्रधारी बुजुर्ग था जिसने नीलामी में आत्मा पोषण करने वाले राजा के परिवर्तन की गोली की बोली लगाई थी। भूतपरी विमला ने कहा था कि वह उससे कई बार मिल चुकी है, लेकिन अब लग रहा था कि बात उससे कहीं ज्यादा है। जाकिर, तुम्हें जाना चाहिए, भूतपरी विमला ने धीरे से कहा। उसकी खूबसूरत आंखें जाकिर के बूढ़े आदमी पर टिकी थीं। विमला, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें 20 साल से ढूंढ रहा था। मुझे लगा था कि तुम अब प्राचीन क्षेत्र में नहीं हो। अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो मैं नहीं जाऊंगा। जाकिर के बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखों में गहरे स्नेह के साथ भूतपरी विमला को देखते हुए कहा। जाकिर, यदि आप अभी नहीं गए, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप कभी नहीं जा पाएंगे। सोल चेजिंग पॉइजन हैंडसम सत्यजीत ने डूबते हुए भाव के साथ कहा। सत्यजीत, तो मुझे मार डालो। वैसे भी विमला 20 साल से मुझसे बच रही है। मैं विमला के सामने मरने को तैयार हूं। जाकिर के बूढ़े आदमी ने हल्की सी आह भरी। उसे सोल चेजिंग पॉइजन हैंडसम सत्यजीत का कोई डर नहीं दिखा। एक प्रेम त्रिकोण, अथर्व ने आश्चर्य से कहा। जाकिर के बूढ़े व्यक्ति की बातों से अथर्व स्थिति समझ गया। जाकिर का ये बूढ़ा व्यक्ति भूतपरी विमला का पीछा कर रहा था, लेकिन भूतपरी उस पुराने जहर से गहराई से जुड़ी हुई थी। ये वास्तव में एक प्रेम त्रिकोण था। जाकिर, तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए, भूतपरी विमला ने धीरे से कहा। मैं आज यहां से नहीं जाऊंगा जब तक कि आप मुझे मार नहीं डालेंगे, जाकिर के बूढ़े व्यक्ति ने गहरी श्रद्धा के साथ कहा। तुम्हें ऐसा क्यों होना पड़ता है? भूतपरी विमला की खूबसूरत आंखें हल्की सी चमक उठी। उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। अथर्व मुस्कुराए। भूतपरी विमला को जाकिर के इस बूढ़े में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये जानते हुए कि वह दशकों से उसके प्रति समर्पित था, वह उसे कैसे मार सकती थी। औरतें तो ऐसी ही होती हैं, अगर वे किसी को नापसंद भी करती, तो ये जानते हुए कि वह व्यक्ति उन्हें पसंद करता है, यह असंभव है कि वे उसे मार डालें। ये दृश्य देखकर अथर्व उस लड़की नैना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उस समय वह मजबूर था और उसने कुछ ऐसी बातें कह दी जो उसके कहने का मतलब नहीं थी, जाकिर के इस बूढ़े व्यक्ति के विपरीत, जो सचमुच बहुत समर्पित था। जाकिर, कम से कम तुम्हारी कुछ तो प्रतिष्ठा है। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म व्यक्ति कभी नहीं देखा, सोल चेजिंग पॉइजन हैंडसम सत्यजीत ने कहा। सत्यजीत, मुझे पता है कि विमला का दिल तुम्हारे साथ है। दशकों बीत गए हैं, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं बदला। तुमने उस समय उन गड़बड़ियों से इतना हंगामा मचाया था कि प्राचीन क्षेत्र में हर कोई इसके बारे में जानता था।
केवल इसी बात के आधार पर मैं तुमसे ज्यादा विमला के लायक हूं, जाकिर के बूढ़े ने ऊंची आवाज में कहा। जाकिर, यदि तुमने उन पुरानी बातों का फिर से जिक्र किया तो मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगा। सोल चेजिंग पॉइजन हैंडसम सत्यजीत तुरंत चिल्लाया। क्या मैं तुमसे डरता हूं? वैसे भी विमला पिछले 20 सालों से मुझसे बचती रही है और मैं काफी समय से जी रहा हूं। अगर तुम मुझे मार भी दो तो कोई बात नहीं, जाकिर के बूढ़े ने बिना किसी डर के कहा। जाकिर का बूढ़ा आदमी वास्तव में समर्पित है, वास्तव में दुर्लभ दुर्लभ, अथर्व की आवाज निकली। लड़के, तुम भी यहाँ मस्ती में शामिल होने आए हो? सोल चेजिंग पॉइजन हैंडसम सत्यजीत ने अथर्व को घूरते हुए कहा। बूढ़े डोंग, ये बच्चा बस यही देख रहा है कि जाकिर का बूढ़ा सचमुच समर्पित है, जो एक बहुत ही दुर्लभ बात है। अगर तुम उसे मार दोगे तो बहुत अफसोस होगा, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, जाकिर के बूढ़े ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा। तो फिर मैं जाकिर के बूढ़े आदमी को उसकी पसंद के लिए धन्यवाद देता हूं, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है बूढ़े आदमी, चलो चलें, भूतपरी विमला ने धीरे से कहा। हम्फ, सोल चेजिंग पॉइजन हैंडसम सत्यजीत ने हल्के से सूंघते हुए अथर्व से कहा, तुम अभी तक क्यों नहीं जा रहे हो? ये कैसी भक्ति है? हा, अथर्व दिल खोलकर हंसा और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि बूढ़ा जहर, सोल चेजिंग पॉइजन हैंडसम, भी ईर्ष्यालु है। हुश हुश, भूतपरी विमला और आत्मा का पीछा करने वाले जहर सुंदर सत्यजीत के आंकड़े अंतरिक्ष में ऐसे मुड़ गए जैसे कि पतली हवा से बाहर आए हों, फिर आकाश में गायब हो गए। ऊपर आकाश में केवल अथर्व, ओल्ड घोस्ट कुंदन और जाकिर के बूढ़े आदमी ही बचे थे, साथ ही वृंदा, फोंग शिनकी और बाई शाशा जो आकाश पंख वाले हिम सिंह की पीठ पर थे और अभी अभी देखी गई लड़ाई से उबर नहीं पाए थे। बूढ़े भूत कुंदन, चलो हम भी चलते हैं, अथर्व ने अपने सामने बूढ़े भूत कुंदन से कहा। बूढ़े भूत कुंदन ने एक गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। वह स्पष्ट रूप से अनिच्छुक था, लेकिन इस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आत्मा का पीछा करने वाले जहर सुंदर सत्यजीत की रक्तभक्षी अस्थि विघटनकारी गोली लेने के बाद वह केवल दूसरों के नियंत्रण में ही रह सकता था। वह छिपे हुए आक्रोश के साथ आकाश पंख वाले हिम सिंह की पीठ पर गिर पड़ा। दहाड़, आकाश पंख वाले हिम सिंह ने अपने पंख फड़फड़ाए और आगे की ओर उड़ गया। अथर्व की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, लेकिन उसने जाकिर के बूढ़े की ओर ध्यान नहीं दिया। बेटे, क्या हम कुछ चर्चा करें? आकाश पंख वाले हिम सिंह के पीछे से एक फुसफुसाहट के साथ जाकिर का बूढ़ा आदमी तुरंत आकाश पंख वाले हिम सिंह के समानांतर उड़ गया। कृपया बोलें, बूढ़े आदमी जाकिर, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ शांति से कहा। पहले से ही अनुमान लगा रहा था कि जाकिर का बूढ़ा आदमी क्या योजना बना रहा था। क्या भूतपरी विमला आपके साथ है, जो आपके उड़ने वाली आत्मा संप्रदाय के लोगों में से एक है? जाकिर के बूढ़े व्यक्ति ने अथर्व को देखते हुए अपनी आंखें चमकाते हुए पूछा। कोई टिप्पणी नहीं, अथर्व ने धीरे से कहा। बेटे, अगर तुम न भी कहो तो भी मुझे पता है। अगर मैं तुम्हारे उड़न आत्मा संप्रदाय में शामिल हो जाऊं तो कैसा रहेगा? लूशान के बूढ़े व्यक्ति ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा। यह एक रक्त भक्षण करने वाली, हड्डी घुलाने वाली गोली है। यदि आप इसे लेते हैं तो आप उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। अथर्व एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर एक रक्त भक्षण करने वाली, हड्डी घुलाने वाली गोली निकाली। लड़के, ज्यादा दूर मत जाओ। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि यह सुंदर व्यक्ति तुम्हारे अनाम उड़न आत्मा संप्रदाय में शामिल होना चाहता है। इस सुंदर व्यक्ति के धैर्य की सीमा है। अगर मैं तुम्हें अभी मार डालूं तो मुझे डर है कि कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जाकिर के बूढ़े व्यक्ति की आंखें तुरंत गहरी हो गईं और एक भयावह नजर बाहर निकल आई। अथर्व मंद मंद मुस्कुराया। हालांकि यह सच था कि जाकिर का बूढ़ा भूतपरी के प्रति गहरा समर्पित था, लेकिन वह स्वयं निश्चित रूप से एक परोपकारी व्यक्ति नहीं था। आयरन फिस्ट हुआन फुकिसोंग और राजन के चेहरों के भावों को देखते हुए जाकिर का ये बूढ़ा भी शायद एक कुख्यात व्यक्ति था। बूढ़े जाकिर, अगर मैं तुमसे डरता तो क्या भूतपरी और आत्मा का पीछा करने वाला जहर वाला सुंदर आदमी मुझे छोड़कर पहले चला जाता? तुम्हारी धमकियां मेरे लिए बेकार हैं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो कोशिश करो, अथर्व ने डूबते हुए भाव से ठंडी आवाज में कहा। लेकिन यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। अगर तुमने कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी मौत को बहुत दर्दनाक बना दूंगा। अथर्व की आंखों में ठंडक देखकर जाकिर के बूढ़े का चेहरा थोड़ा सा झुर्रीदार हो गया, उसकी निगाहें अनिश्चित थीं। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आई और उसने कहा, बेटे, मुझे बड़ा होने का डर नहीं था, लेकिन तुम विमला के आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें छू नहीं सकता। लेकिन ये बताओ, क्या विमला तुम्हारे उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गई है? कोई टिप्पणी नहीं। यदि आप जानना चाहते हैं तो पहले रक्त भक्षण करने वाली, हड्डी घुलाने वाली गोली लें और मेरे उड़ने वाली आत्मा संप्रदाय में शामिल हों, अथर्व ने कहा। जाकिर के बूढ़े व्यक्ति का चेहरा ऐसे मुड़ा जैसे वह हिचकिचा रहा हो। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, बेटे, अगर भूतपरी विमला उड़नशील आत्मा संप्रदाय में है तो मेरे लिए तुम्हारे उड़नशील आत्मा संप्रदाय में शामिल होना असंभव नहीं है।
लेकिन पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मुझे आदेश मत देना और जब तक कोई महत्वपूर्ण काम न हो मेरी तलाश मत करना। मैं केवल भूत परी विमला के कारण उड़नशील आत्मा संप्रदाय में शामिल हो रहा हूं। अगर तुमने बाद में मुझे सत्यजीत की रक्त भक्षण करने वाली हड्डी गोलने वाली गोली से धमकाने की हिम्मत की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें भी आसानी ना हो। हाँ, बिल्कुल। अगर बूढ़ा आदमी जाकिर उड़न आत्मा संप्रदाय में शामिल हो सकता है तो आप मेरे उड़न आत्मा संप्रदाय के सम्मानित अतिथि होंगे। स्वाभाविक रूप से हम आपको तब तक परेशान नहीं करेंगे जब तक कि यह कुछ महत्वपूर्ण न हो, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और एक रक्त भक्षण हड्डी भंग करने वाली गोली तुरंत जाकिर के बूढ़े आदमी के हाथ में आ गिरी। जाकिर, तुम सचमुच मुसीबत मोल ले रहे हो, बूढ़े भूत कुंदन ने जाकिर के बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। बूढ़े भूत कुंदन, तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? अपने आप को देखो, तुम्हें आधा मार डाला गया था और तुम फिर भी आज्ञाकारी रूप से उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गए। मैं अलग हूँ, मैं ये प्यार के कारण कर रहा हूँ। जाकिर के बूढ़े व्यक्ति ने बूढ़े भूत कुंदन को घूरा और बिना किसी हिचकिचाहट के रक्त भक्षण हड्डी भंग करने वाली गोली निगल ली। हम्फ, अपने दुखते स्थान का उल्लेख करते हुए बूढ़े भूत कुंदन ने जाकिर के बूढ़े आदमी को भयंकर रूप से घूरा। 1 घंटे बाद उड़ती आत्मा संप्रदाय के भीतर पहाड़ के पीछे महल के आंगन में आत्मा का पीछा करने वाला जहर सुंदर और भूत परी छोटे हॉल में बैठे थे। मास्टर, आपकी ताकत बहुत अद्भुत है। आज वह बूढ़ा भूत कुंदन आपके सामने कुछ भी नहीं था, पायल ने छोटे हॉल में चौड़ी आंखों से कहा, आत्मा का पीछा करने वाले जहर के सुंदर सत्यजीत की तरफ जाते हुए। बिल्कुल, मास्टर ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है। ओल्ड घोस्ट कुंदन स्वाभाविक रूप से मेरे मास्टर का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। सोल चेसिंग पॉइजन हैंडसम सत्यजीत अपने अनमोल शिष्य द्वारा प्रशंसा किए जाने पर खुशी से मुस्कुराया और बेहद प्रसन्न महसूस किया। लू शिंटोंग ने कहा, भविष्य में शिंटोंग मास्टर की तरह शक्तिशाली बनना चाहता है। जब तक पायल परिश्रमपूर्वक साधना करता है, मास्टर से आगे निकलना एक ऐसी चीज है जिसकी जल्द ही उम्मीद की जा सकती है। सोल चेजिंग पॉइजन हैंडसम सत्यजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। अथर्व, क्या आपने ओल्ड घोस्ट कुंदन को बसा दिया है? भूत परी विमला ने अथर्व से पूछा। वह स्थिर हो गया है। वह वर्तमान में फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में उपचार कर रहा है, अथर्व ने धीरे से कहा। बेटे, तुम जाकिर के बूढ़े आदमी को भी वापस ले आए, है ना? सोल चेजिंग पॉइजन हैंडसम सत्यजीत ने मुस्कुराते हुए अथर्व को देखते हुए कहा। बूढ़े डोंग की दूरदर्शिता ईश्वरीय है, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बकवास, तुम किस तरह के इंसान हो? मुझे पता है, जाकिर के बूढ़े आदमी की ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है, निश्चित रूप से ओल्ड घोस्ट कुंदन से कम नहीं है और थोड़ा ज्यादा ताकतवर भी लगता है। अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देते, सोल चेजिंग पॉइजन हैंडसम सत्यजीत ने कहा। बूढ़े डोंग, अगर तुम्हें वह जाकिर नापसंद है तो ये बच्चा उसे भगा देगा। सब कुछ बूढ़े डोंग का ही काम है, अथर्व ने गंभीरता से कहा। जाकिर का ये बूढ़ा भूत परी विमला के लिए आया था और अथर्व भी जानता था कि आत्मा का पीछा करने वाला जहर सुंदर जरूर भूत परी विमला के लिए भावनाएं रखता है। उसने जो किया उससे बूढ़ा जहर थोड़ा असहज लग रहा था। बेटे, तुम मुझे कैसा इंसान समझते हो? तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, सोल चेजिंग पॉइजन हैंडसम सत्यजीत ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा। अगर मैं सचमुच जाकिर के उस बूढ़े को मारना चाहता तो वह अब जिंदा नहीं होता। चूंकि वह उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल होना चाहता है, इसलिए यह निश्चित रूप से उड़ती आत्मा संप्रदाय के लिए एक बड़ी मदद है। अच्छा हुआ कि ओल्ड डोन को कोई आपत्ति नहीं है। ये बच्चा अभी भी ओल्ड डोन को लेकर थोड़ा चिंतित था, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ओल्ड डोन, लेकिन यह जाकिर तो सिस्टर विमला के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। क्या तुम्हें भी कुछ संकेत नहीं देना चाहिए? हाँ, तुम बदमाश, अब तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। सोल चेजिंग पॉइजन कमांडर सत्यजीत ने झुंझलाहट में अथर्व को घूरा। बूढ़े, क्या शाओयो ने जो कहा वो गलत था? भूत परी विमला ने आत्मा का पीछा करने वाले जहर कमांडर सत्यजीत को घूरा। फौरन आत्मा का पीछा करने वाले जहर कमांडर सत्यजीत का चेहरा उतर गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसकी नजर अथर्व पर फिर से घूरने लगी। अथर्व ने ये देखा और सोचा कि पिछले कुछ वर्षों में पुराने जहर और भूत परी के बीच संबंध में काफी सुधार हुआ है। अथर्व, यह नीलामी मेरी उम्मीदों से बढ़कर थी। बूढ़े भूत कुंदन और बूढ़े जाकिर को उड़ती आत्मा गेट में लाने में कामयाब रही। लेकिन यह अच्छी बात है, उड़ती आत्मा गेट में इन दोनों के साथ मैं भी कुछ देर के लिए एकांत में आराम महसूस कर सकती हूँ। भूत परी विमला ने कहा। बहन यंग, क्या आप मार्शल किंग तक पहुंचने के लिए एकांतवास में जाने की योजना बना रही हैं? अथर्व ने पूछा। मैं काफी समय से 9वें स्तर के मार्शल कमांडर के शिखर पर हूँ। मार्शल स्पिरिट सीक्रेट फ्रूट लेने के बाद मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इसलिए मैं एकांतवास में जाने और मार्शल किंग तक पहुंचने की कोशिश करने की योजना बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाऊंगा, भूत परी विमला ने कहा। सिस्टर यंग, आप निश्चिंत होकर एकांतवास में जा सकती हैं। मैं अभी भी हर चीज के लिए यहाँ हूँ।
जब सिस्टर यंग मार्शल किंग तक सफलतापूर्वक पहुंच जाएंगी, तब मेरे उड़ती आत्मा गेट के आधिकारिक रूप से उठने का समय होगा, अथर्व ने कहा। उसने मन ही मन सोचा, अगर उड़ती आत्मा गेट पर कोई मार्शल किंग निगरानी रखता तो बात अलग होती। शाम को उड़ती आत्मा गेट के मुख्य हॉल में श्री सीता और चेन शिंजी अथर्व के सामने खड़े थे। संप्रदाय गुरु बबन गेट की ओर जाने वाले लोग पहले ही निकल चुके हैं। एल्डर जो यूहो और रक्षक लियू एलेई कुल 800 उड़ती आत्मा गेट शिष्यों के साथ दल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री सीता ने कहा, मैं समझ गया। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। फिलहाल बाहर मौजूद फेलिंग गेट के 6 हॉलों को छोड़ दें तो फेलिंग गेट की ताकत वाकई कमजोर थी। बबन गेट पर लोगों को भेजने का काम सिर्फ जो यूहो और लियू येलेई के हाथ में था, जबकि दूसरे बुजुर्गों और रक्षकों को मिस्टी सिटी पर्वत श्रृंखला की रखवाली करनी थी। हालांकि सुदेश को उसने मार डाला था, लेकिन सिर्फ जो यूहो और लियू येलेई की ताकत से बबन गेट को नष्ट करना नामुमकिन था। संप्रदाय गुरु, मुझे लगता है कि एल्डर जो और रक्षक लियू के लिए बबन गेट को नष्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, चेन शिंजी ने धीरे से कहा। यहां से बबन गेट तक पूरी रफ्तार से भी 4 दिन लगेंगे। उस समय मैं खुद वहां जाऊंगा, अथर्व ने धीरे से कहा। बड़े श्री सीता, मिस्टी सिटी पर्वत श्रृंखला की स्थिति कैसी है? अथर्व ने पूछा। संप्रदाय गुरु, मैं कल ही लौटा हूं। असल में अब कोई भी उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन कुछ भाड़े के सैनिक इकट्ठा हो गए हैं, शायद 5 या 6 हजार लोग, श्री सीता ने कहा। ठीक है, मिस्टी सिटी पर्वत श्रृंखला के बुजुर्गों और रक्षकों को सूचित कर दो कि अगर कोई बाहर आए तो बिना किसी अपवाद के उसकी सभी औषधीय जड़ी बूटियां जब्त कर लो। जो विरोध करेगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा, अथर्व ने गंभीरता से कहा। फिर मुख्य हॉल से निकलने से पहले उन्हें कुछ और निर्देश दिए। जैसे ही रात हुई, अचानक मिस्टी सिटी पर्वत श्रृंखला के भीतर से एक जोरदार झटका आया। तुरंत ही उड़ते हुए राक्षसी जानवरों का एक बड़ा झुंड अपने पंख फड़फड़ाते हुए अंधेरी रात में ऊपर उठा और कुछ ही पल बाद अंधेरे में गायब हो गया। रात हो गई, आकाश में तारे लटकने लगे, देर रात तक हवा चलती रही और दुनिया की हर चीज धीरे धीरे सो गई। कमरे में अथर्व पालथी मारकर बैठा था। एक पल बाद वह मिट्टी के पीले प्रकाश के एक धब्बे में लिपट गया। हाल ही में लगातार 2 स्तरों को पार करने के बाद अथर्व ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अगला कदम पहले अपनी साधना को मजबूत करना होना चाहिए। बबन द्वार की ओर दौड़ते हुए उसने अनुमान लगाया कि आकाश पंख वाला हिमसिंह आधे दिन के लिए पर्याप्त होगा। जो यूहो और अन्य लगभग वहां पहुंच चुके थे, उसके पीछे जाने में उसे देर नहीं लगेगी। रात बिना कुछ कहे बीत गई। अगली सुबह पहाड़ के पीछे झरने के सामने एक चिकनी चट्टान पर अथर्व 5 गुणों की शक्ति से घिरे हुए पालथी मारकर बैठ गए। अथर्व के सामने 5 रंगों वाली ऊर्जा दीपिकाएं घूम रही थीं। इस समय अथर्व मानो किसी अत्यंत रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश कर गया हो। एक क्षण के बाद अथर्व की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं, एक तेज चमक चमकी और फिर वह बुदबुदाया, लगता है मुझे कुछ एहसास होने लगा है। पल भर में एक के बाद एक हाथों की मुहरें बनने लगी और शक्तिशाली आभा की लहरें हिलने लगीं। कभी कभी एक चटकने की आवाज सुनाई देती और अथर्व तुरंत युद्ध कौशल की साधना में लग जाता। भूत मार्शल संप्रदाय के मुख्य हॉल में भूत मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों का एक समूह मनमोहन और राजेंद्र के साथ बैठा था। सभी के चेहरे बेहद गंभीर लग रहे थे। संप्रदाय गुरु, उड़ती आत्मा गेट विद्रोह करने की कोशिश कर रहा है। लगता है हमें पिछले 2 सालों से उड़ती आत्मा गेट को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। अब यह उड़ती आत्मा गेट हमारे भूत मार्शल संप्रदाय की पूरी तरह से अवहेलना कर रहा है। भूत मार्शल संप्रदाय के एक मार्शल जनरल बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। वह उन बुजुर्गों में से एक था जो इस बार मनमोहन के साथ ग्रीन फ्लावर टाउन गए थे। हाल के वर्षों में हमने उड़ती आत्मा गेट को सचमुच बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है। जब से उड़ती आत्मा गेट ने राक्षस गेट को नष्ट किया है, तब से वह शायद महत्वाकांक्षी हो गया है और उसने कभी हमारे भूत मार्शल संप्रदाय की आज्ञा का पालन नहीं किया है। संप्रदाय गुरु, अब समय आ गया है कि उड़ती आत्मा गेट को बता दिया जाए कि वह हमारे भूत मार्शल संप्रदाय की एक बाहरी शक्ति मात्र है। नीले वस्त्रधारी भूत मार्शल संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने कहा। मनमोहन का भाव हमेशा से बेहद गंभीर रहा है। ये सुनकर उसने सबकी तरफ देखा और कहा, फेलिंग गेट पर हमला करना मुश्किल नहीं है, लेकिन फेलिंग गेट में एक स्पिरिट कमांडर विशेषज्ञ है और हम अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वह कौन है। यही कुंजी है। अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे तो मुझे डर है कि हम और भी बड़ी मुसीबत मोल ले लेंगे। संप्रदाय गुरु का विचार गहन है, लेकिन उड़ती आत्मा गेट अब हमारे भूत मार्शल संप्रदाय को स्पष्ट रूप से भड़का रहा है। उड़ती आत्मा गेट का तियानी गेट को नष्ट करने का दावा निस्संदेह हमारे भूत मार्शल संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध की औपचारिक घोषणा है। अगर तियानी गेट सचमुच नष्ट हो गया तो हमारा भूत मार्शल संप्रदाय पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा। शुरू में आक्रामक रहे बुजुर्ग ने कहा। दूसरे भाई, आपके क्या विचार हैं? मनमोहन ने बगल से देखा और अपने बगल में खड़े दाईगंग जी से पूछा। बड़े भाई, आप संप्रदाय के गुरु हैं।
इस मामले में अभी भी आपको ही निर्णय लेना है। राजेंद्र ने उदासीनता से धीरे से कहा। मनमोहन का चेहरा धीरे से काला पड़ गया। फिर उसने बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, फेलिंग गेट से निपटने के बारे में मैं पुराने संप्रदाय प्रमुख से सलाह लूंगा। जहां तक बबन गेट का सवाल है, अगर फेलिंग गेट सचमुच बबन गेट को नष्ट करने की हिम्मत करता है तो मैं देखना चाहता हूं कि उनके फेलिंग गेट में कितनी ताकत है। बोलने के बाद मनमोहन ने गंभीरता से कहा, बड़े जो, आप स्वयं 100 कुलीन शिष्यों का नेतृत्व करके तियानी गेट की रक्षा करेंगे और देखेंगे कि क्या उड़ती आत्मा गेट सचमुच तियानी गेट को नष्ट करने का साहस करता है। आपकी शक्ति के साथ मार्शल कमांडर स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति आपको पराजित नहीं कर पाएगा। जब तक उड़ती आत्मा गेट का स्पिरिट कमांडर विशेषज्ञ प्रकट नहीं होता, तब तक आपको उड़ती आत्मा गेट से मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरी बात, सुदेश मर चुका है, इसलिए तियानी गेट इस समय शायद अराजकता में है। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए आप तियानी गेट की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं। अब से तियानी गेट भी मेरे भूत मार्शल संप्रदाय की एक शाखा में बदल जाएगा। जो लोग अवज्ञा करेंगे उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। हाँ, संप्रदाय गुरु, पीले वस्त्र पहने एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने उत्तर दिया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। उसने कहा, अगर उड़ती आत्मा गेट ने बबन गेट जाने की हिम्मत की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे कभी वापस न आए। ग्रीन फ्लावर टाउन में जब ये बात फैली कि नीलामी में वास्तव में उच्च श्रेणी की 6ठी श्रेणी की औषधीय गोलियां और गहन स्तर के निम्न श्रेणी के मार्शल कौशल नीलाम किए गए हैं, तो अधिक से अधिक लोगों का ध्यान ग्रीन फ्लावर टाउन की ओर गया। चूंकि मिस्टी सिटी पर्वत श्रृंखला 10 दिनों से ज्यादा समय से बंद थी, इसलिए पूरी मिस्टी सिटी पर्वत श्रृंखला में औषधीय जड़ी बूटियों की आपूर्ति बंद हो गई, जिससे औषधीय जड़ी बूटियों की कीमतें फिर से आसमान छूने लगीं। इस समय केवल ग्रीन फ्लावर टाउन में ही कभी कभार थोड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां उपलब्ध होती थीं, जिसने तुरंत अनगिनत व्यापारियों को ग्रीन फ्लावर टाउन की ओर आकर्षित किया। मूल रूप से चहल पहल वाले तियानशिन कस्बे में औषधीय जड़ी बूटियों की आपूर्ति में अचानक भारी कमी के कारण लोगों का प्रवाह धीरे धीरे ग्रीन फ्लावर कस्बे की ओर बढ़ने लगा। असाधारण रूप से चहल पहल वाले तियानशिन कस्बे में चहल पहल दिन ब दिन कम होती जा रही थी। उड़ती आत्मा गेट के पीछे वाले पहाड़ में रात होने के बाद ही ध्वनि शांत हुई। सफाई करने के बाद अथर्व के होठों पर मुस्कान आ गई और वह संतुष्ट होकर पीछे वाले पहाड़ से लौटा। इस दिन की साधना के अच्छे परिणाम मिले। अथर्व आंगन में लौट आया। लू शिंटोंग के साथ कुछ समय बिताने के बाद वह साधना करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। कुछ ही क्षणों बाद वह मिट्टी के पीले प्रकाश के एक घेरे में घिर गया। मध्य रात्रि में अंधेरे आकाश में उड़ते हुए राक्षसी जानवरों के एक बड़े झुंड ने अचानक दूर से अपने पंख फड़फड़ाए और फिर धुंधले शहर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए और दृष्टि से ओझल हो गए। अगली सुबह जब आकाश थोड़ा उज्ज्वल था, अथर्व की आकृति उड़ती आत्मा गेट की शाखा में दिखाई दी, जो अब डाक हॉल का मुख्यालय था। मुख्य हॉल में सभी लोग बैठ गए थे। हुआंगफू किसोंग और राजन भी उनके बीच आ गए। उनके चारों ओर अभी भी एक हल्की सी हत्यारी आभा छाई हुई थी। बाकी सबके अलावा हॉल में 3 लोग थे जो पूरी तरह से संयमित थे और हैरानी से भरे चेहरों से हॉल में मौजूद लोगों को घूर रहे थे। इन तीनों में से एक चौथे स्तर का मार्शल जनरल था, एक दूसरे स्तर का स्पिरिट जनरल था और एक 5वें स्तर का स्पिरिट सोल था। और चौथे स्तर का मार्शल जनरल वास्तव में हजार पर्वत द्वार का संप्रदाय गुरु दिनेश वीर था। संप्रदाय गुरु, हजार पर्वत द्वार के संप्रदाय गुरु दिनेश वीर और संप्रदाय के 2 आध्यात्मिक साधकों को मैंने बंदी बना लिया है। हजार पर्वत द्वार के आधे से ज्यादा शिष्य मारे गए और कुछ ही लोग इस अफरा तफरी में बच निकले। कृपया अपना निर्देश दीजिए, संप्रदाय गुरु, हुआंगफू किसोंग ने अथर्व से कहा। संप्रदाय गुरु, भूत मार्शल संप्रदाय की शाखा में केवल 2 आत्मा गुरु थे। उन्होंने अराजकता में भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें मार डाला। पूरी शाखा पूरी तरह से नष्ट हो गई। लगभग 500 भूत मार्शल संप्रदाय शाखा के शिष्यों में से अनुमान है कि केवल दर्जनों ही बच पाए। कई मार्शल आत्माएं और एक तृतीय स्तर का मार्शल जनरल मारे गए। इस बार हमें भी काफी कुछ हासिल हुआ, राजन ने कहा। ठीक है, हॉल मास्टर हुआंगफू और हॉल मास्टर ली ने कड़ी मेहनत की है। इस बार की सारी कमाई आपके मार्शल हॉल के विकास के लिए दी जाएगी। अथर्व संतुष्टि से मुस्कुराया। उसकी नजर पहले ही दिनेश वीर और बाकी लोगों पर पड़ चुकी थी। धन्यवाद संप्रदाय मास्टर, हुआंगफू किसोंग और ली चिजेंग ने कहा। संप्रदाय गुरु सुन, हम फिर मिलेंगे। अथर्व की नजर दिनेश वीर पर पड़ी। तुम दोनों साथ हो। दिनेश वीर का चेहरा खौफ से भर गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कल सुबह सुबह अचानक आसमान से उतरकर उसके हजार पर्वत द्वार पर धावा बोलने वाली रहस्यमयी शक्ति असल में उड़ती आत्मा द्वार से आई थी। ये सही है। अथर्व की नजर दिनेश वीर पर नहीं टिकी। चौथे स्तर के मार्शल जनरल को अथर्व अब नजरअंदाज कर सकता था। युवा गुरु, ग्रीन फ्लावर कस्बे में लोगों का आना जाना अब बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं और उड़ती आत्मा गेट पर अभी सीमित संख्या में लोग हैं, जिससे रखरखाव मुश्किल हो रहा है। सारांश ने कहा।
अथर्व की आंखें गहरी हो गईं और उसने तुरंत कहा, ज़ियाओ भाई, एक शहर बनाना शुरू करो। तुवानशान टाउन और ग्रीन फ्लावर टाउन को जोड़कर एक बड़ा शहर बनाओ। अब से ये हमारे उड़ती आत्मा गेट की नींव होगी। साथ ही अब हम उड़ती आत्मा गेट का बड़े पैमाने पर विकास शुरू करेंगे। संप्रदाय गुरु स्तर टाउन और ग्रीन फ्लावर टाउन को जोड़ना यह एक विशाल परियोजना है, भूत छाया राक्षस जरा ने कहा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। अथर्व ने कहा, हम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं, हमारे पास बहुत समय है। दोपहर के समय उड़ती आत्मा संप्रदाय के पीछे पहाड़ पर बने एक गुप्त कक्ष में अथर्व की नजर उसके सामने खड़े 3 निश्चित व्यक्तियों पर टिकी थी, जिनमें दिनेश वीर भी शामिल था। आखिरकार उसकी नजर दूसरे स्तर के आत्मा सेनापति पर पड़ी और उसने कहा, दूसरे स्तर के आत्मा सेनापति, तुम्हारी ताकत अच्छी है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरे उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो, क्या सचमुच तुम में इतनी ईमानदारी है कि मुझे उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल करवा सको? दूसरे स्तर के आत्मा सेनापति ने अथर्व की ओर देखा, उसकी आंखों में अहंकार का भाव था। दूसरे स्तर के आत्मा सेनापति होने के कारण उसमें कुछ अहंकार था। प्राचीन क्षेत्र के किनारे पर वह एक उल्लेखनीय व्यक्ति माना जाता था। तुम खुद को क्या समझते हो? बस एक दूसरे दर्जे का स्पिरिट जनरल। तुम शामिल हो या नहीं, मेरे फ्लाइंग स्पिरिट एक्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे अहंकार को कम करने में समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हूं। अथर्व के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। उसने चुपके से एक हाथ की मुहर बनाई और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर तुरंत हिल गई। आप भी एक आत्मा जनरल हैं। अचानक अथर्व की आभा को महसूस करते हुए उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके चेहरे पर भाव ठंडे पड़ गए और उसके हाथ का एक पंजा दूसरे स्तर के आत्मा सेनापति के मुकुट पर लग चुका था। भक्षण शक्ति का एक उभार फूट पड़ा। एक क्षण में एक दुखद चीख के बाद दूसरे स्तर का आत्मा सेनापति एक सूखी लाश में बदल गया। अथर्व की हथेली में आध्यात्मिक अग्नि के नीचे उसका शरीर भी जलकर राख हो गया। इस दृश्य के कारण शेष 5वें स्तर की आत्मा और सन जिशान के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। और तुम? अथर्व फिर से 5वें स्तर की मार्शल आत्मा के पास पहुंचा, उसकी हथेली नीचे की ओर झुकी हुई थी। उसी विधि का प्रयोग करते हुए कुछ ही क्षणों में 5वें स्तर की मार्शल आत्मा भी एक सूखी लाश बन गई। अंततः अथर्व के हाथ में आध्यात्मिक अग्नि की एक चमक के साथ सूखी लाश फिर से राख में बदल गई। क्या आप मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं? आप स्पिरिट यूजर कैसे हैं? जब अथर्व की नजर फिर से सन जिशान पर पड़ी तो सन जिशान की आंखें दहशत से भर गईं। इस दुनिया में आत्मा और युद्ध कला की दोहरी साधना भी होती है। अथर्व की आवाज धीमी पड़ गई, उसने दिनेश वीर की बात अनसुनी कर दी। इसके बजाय उसने अपनी भंडार की अंगूठी से आध्यात्मिक जेड बिस्तर निकाला, पालथी मारकर बैठ गया, एक हाथ की मुहर बनाई और धीरे धीरे उस आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया जिसे उसने ग्रहण किया था। उसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण की थी वह छोटी नहीं थी, एक दूसरे स्तर के आत्मा सेनापति और एक 5वें स्तर के मार्शल आत्मा से आ रही थी। ये ग्रहण की गई आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा थी। अथर्व ने इसे थोड़ा परिष्कृत करके अशुद्धियों को हटाकर और सार को बनाए रखते हुए इसे तुरंत उसके द्वारा उपयोग किया जा सका। इस क्षण उसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण की थी वह थोड़े से शोधन के बाद अथर्व के मन में प्रवेश कर गई। आत्मा की गोली घूम रही थी, आत्मा की गोली को पोषण दे रही थी, जबकि वह अजीब सुनहरा छोटा चाकू भी अथक रूप से घूम रहा था, आत्मा की गोली के भीतर की आत्मा की शक्ति को लगातार अवशोषित कर रहा था। अनजाने में अथर्व के मन में आत्मा की शक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी। एक क्षण बाद अथर्व साधना की अवस्था में पहुंच गया, उसका शरीर एक धुंधले अदृश्य पारदर्शी प्रकाश से आच्छादित था। उसका आभामंडल भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। प्रगति की यह गति अत्यंत तेज थी, अविश्वसनीय रूप से तेज। जिस आध्यात्मिक ऊर्जा को उसने ग्रहण किया था वह थोड़े से शोधन के बाद अथर्व की अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बन सकती थी। ये गति सचमुच भयावह थी। ये दृश्य देखकर दिनेश वीर को बस डर ही लगा। अब जाकर उसे पता चला कि उड़ती आत्मा संप्रदाय का संप्रदाय गुरु वास्तव में आत्मा और युद्ध कला का महान द्विगुण साधक था। इस प्रकार एक रात बीत गई और अगली सुबह अथर्व ने साधना बंद कर दी। वाह! अथर्व ने अपने शरीर से एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें खोलीं। मन में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हुए अथर्व बेहद संतुष्ट था। हालांकि वह अभी अगले स्तर तक पहुंचने की स्थिति तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वह बहुत दूर भी नहीं था। आध्यात्मिक जेड बिस्तर को दूर रखते हुए अथर्व एक बार फिर भयभीत सन जिशान के सामने खड़ा हो गया। संप्रदाय गुरु लू, कृपया मुझे मत मारिए। मैं आपके उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल हो सकता हूँ। आप जो भी कहें मैं कर सकता हूँ। संप्रदाय का प्रतिष्ठित मुखिया अब घबराहट और भय से अथर्व को देख रहा था। दुर्भाग्य से आप कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं चाहता कि दूसरे जाने, अथर्व ने हल्के से मुस्कुराते हुए फिर अपने हाथ से पंजे का निशान सुन जिशान के मुकुट पर रख दिया। एक क्षण बाद अथर्व गुप्त कक्ष से बाहर निकला और गुण शक्ति को समझने के लिए झरने पर वापस चला गया।
कई घंटों के बाद उसने युद्ध कौशल का अभ्यास शुरू किया और ध्वनि धमाकों की आवाजें पीछे के पहाड़ पर गूंजने लगी। ये बच्चा, वह कोई साधारण मार्शल कौशल नहीं सीख रहा है ना? पीछे पहाड़ की एक चोटी पर सोल चेजिंग पॉइजन मास्टर सत्यजीत की आंखों में कुछ आश्चर्य दिखाई दिया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और उसकी आकृति वहां से गायब हो गई। इस प्रकार एक और पूरा दिन बीत गया और अथर्व विभिन्न मार्शल कौशल विकसित कर रहा था। शाम को जैसे ही अथर्व अपना सामान समेट कर वापस जाने वाला था, कई पर्वत चोटियों से दूर एक विशाल आभा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। इस आभा को महसूस करते ही अथर्व की भौहें तन गईं। उसके पैरों के नीचे हवा का एक भंवर कौंधा और वह तुरंत वहां से गायब हो गया। नमस्कार गुरुजी। एक पहाड़ी पर जब अथर्व प्रकट हुआ तो व्युत्क्रम स्केल राक्षसी पेंग, रक्त जेड राक्षसी बाघ, ताइयिन राक्षसी खरगोश और अन्य राक्षसी जानवर पहले से ही किनारे पर इंतजार कर रहे थे। इस समय दूर से अथर्व ने लिटिल ड्रैगन का शरीर देखा, जो एक चमकदार रोशनी में लिपटा हुआ था। एक अजीब सी दमनकारी आभा उठने लगी। जैसे जैसे यह आभा ऊपर उठती और कांपती, इसमें भयानक और हिंसक शक्ति समाहित होती। ऐसा लग रहा था जैसे यह आभा सीधे लोगों की आत्माओं को भेद सकती है। जैसे ही यह आभा ऊपर उठी, चमकदार पीली रोशनी में लिपटी लिटिल ड्रैगन का शरीर तुरंत 400 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हो गया। उसके तराजू फैल गए और एक विशाल आभा फैल गई, जिसने एक साथ अदृश्य स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा की एक लहर को आकर्षित किया। छोटा ड्रैगन आगे बढ़ना शुरू कर रहा है। अथर्व का दिल खुशी से भर गया और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। लिटिल ड्रैगन का शरीर भी मजबूत होता गया क्योंकि उसकी आभा बढ़ती गई। 420 मीटर, 440 मीटर। जैसे जैसे लिटिल ड्रैगन का शरीर ऊपर उठता गया, उसके शल्क और भी स्पष्ट होते गए तथा उसके शरीर पर हल्की सी सुनहरी लपटों के निशान दिखाई देने लगे। जैसे ही लिटिल ड्रैगन की आभा एक हिंसक स्तर पर पहुंची, रक्त छिपकली, रक्तपिपासु राक्षसी मंटिस, बिजली काला पैंथर और अन्य राक्षसी जानवरों को तुरंत पूरी तरह से दबा दिया गया और यहां तक कि व्युत्क्रम स्केल राक्षसी पेंग और ताइयिन राक्षसी खरगोश के शरीर भी थोड़ा कांपने लगे। हुश हुश। इस समय 3 आकृतियां तुरंत 3 दिशाओं से छलांग लगाकर अथर्व के पास आ गिरी। इतनी प्रबल आभा, ये कैसा राक्षसी जानवर है? तीनों आकृतियों में से पहला निस्संदेह आत्मा का पीछा करने वाला विश्वगुरु सत्यजीत था और अन्य 2 वृद्ध भूत किंग हो और वृद्ध जाकिर थे। इस समय वृद्ध भूत किंग हो और वृद्ध जाकिर अपने सामने छोटे ड्रैगन के विशाल मुख्य शरीर को देखकर आश्चर्य और विस्मय के भाव प्रकट कर रहे थे। इस समय छोटे ड्रैगन के शरीर पर, उसके पूरे शरीर पर घनीभूत शल्कों पर ऐसा लग रहा था मानो वे सब स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को सोख रहे हों। ऊपर आकाश में एक विशाल और विचित्र ऊर्जा एकत्रित हो रही थी, जिससे अंतरिक्ष तरंगों का एक विशाल क्षेत्र बन रहा था जो लहरों की तरह उमड़ रहा था। छोटे ड्रैगन के शरीर के चारों ओर पीले शल्कों पर प्रकाश एकत्रित हुआ और अंततः पीले प्रकाश का एक स्तंभ बन गया जो चारों ओर फैल गया। पीले प्रकाश का ये स्तंभ सीधा आकाश में ऊपर उठा, एक हृदयस्पर्शी आभा लिए हुए जो अंतरिक्ष में गर्जना कर रही थी और एक भयानक दबाव पैदा कर रही थी। एक पल में छोटे ड्रैगन का विशाल शरीर आकाश में उड़ गया, मानो आकाश को सहारा देने वाला कोई स्तंभ हवा में सीधा खड़ा हो गया हो। उसकी विशाल पूंछ जमीन पर सीधी खड़ी थी और उसके पूरे शरीर के शल्कों पर एक बहती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। हर शल्क उस विशाल, अदृश्य स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अपने में समाहित कर रहा था। इस क्षण छोटे ड्रैगन के शरीर की चमक और भी कोमल होती गई और उसकी आभा और भी भयावह होती गई। और छोटे ड्रैगन के सिर पर तीसरी खड़ी विशाल आंख अब खुलने लगी थी। ऊपर आकाश में अदृश्य स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा लगातार तीसरी आंख के माध्यम से अवशोषित हो रही थी। इतना जोरदार दबाव, ये निश्चित रूप से कोई साधारण राक्षसी जानवर नहीं है। बूढ़े भूत किंग हो का चेहरा भय से भर गया था और बूढ़ा आदमी जाकिर भी छोटे ड्रैगन के विशाल मुख्य शरीर को घूर रहा था। एक पल के लिए समय बीतता रहा, तभी नन्हे ड्रैगन की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। एक साथ 3 आंखें प्रकट हुईं और उसके सिर को ऊपर उठाकर दहाड़ने की आवाज निकली। गर्जन। ये दहाड़ किसी अजगर की दहाड़ जैसी थी, जिसकी ध्वनि तरंगों में बदल गई और लहरों में फैल गई, जिससे व्युत्क्रम पैमाने के राक्षसी पेंग, ताइयिन राक्षसी खरगोश और अन्य राक्षसी जानवर तुरंत जमीन पर गिर पड़े। यहाँ तक कि आत्मा का पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत, बूढ़े भूत किंग हो और बूढ़े जाकिर भी अचानक अपने दिलों में चौंक गए। छोटे ड्रैगन के मुंह से एक शक्तिशाली आभा लेकर यह गर्जना ध्वनि अब और भी हिंसक रूप से फैल गई। चिची। जब ड्रैगन जैसी दहाड़ शांत हो गई तो लिटिल ड्रैगन का शरीर तुरंत पीली रोशनी से चमक उठा और वह वापस अपने मूल आकार में बदल गया। बॉस, मैं टूट गया। पल भर में पीली रोशनी की एक चमक और लिटिल ड्रैगन की आवाज अथर्व के कानों तक पहुंच गई। तुरंत बिजली की तरह चमकती हुई रोशनी की एक धारा अथर्व के कंधे पर आ गिरी। ये पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अभी भी कड़ी साधना जारी रखनी होगी। अथर्व ने छोटे ड्रैगन को अपने कंधे पर सहलाया और उसके छोटे से सिर पर हल्के से थपथपाया। इस समय छोटे ड्रैगन की सफलता चौथे क्लेश के अंत तक पहुंच चुकी थी।
छोटे ड्रैगन की विशाल शक्ति के साथ यह अनुमान लगाया गया था कि मार्शल कमांडर स्तर से नीचे के विरोधियों को मारना मुश्किल नहीं होगा। समझ गया बॉस। लिटिल ड्रैगन की बढ़ती हुई चमकदार छोटी आंखें उसके बॉस को घूरने लगी, फिर उसकी जीभ फड़कने लगी, लगातार स्नेहपूर्वक अथर्व के गाल को छू रही थी। नमस्कार दानव राजा। व्युत्क्रम स्केल राक्षसी पेंग और अन्य लोगों ने जमीन पर गिरकर प्रणाम किया। उठो। लिटिल ड्रैगन ने अथर्व के कंधे पर अपना सिर ऊंचा करके आदेश दिया। व्युत्क्रम स्केल राक्षसी पेंग, रक्त जेड राक्षसी बाघ, ताई यिन राक्षसी खरगोश, जुड़वां सिर वाले जल अग्नि राक्षसी बार ड्रैगन और अन्य राक्षसी जानवरों को देखकर ओल्ड घोस्ट किंग हुओ और ओल्ड मैन जाकिर के भाव फिर से बदल गए, उनके चेहरे संदेह से भर गए। बूढ़े भूत किंग हुओ, आपकी चोटें कैसी हैं? अपने बगल में बूढ़े भूत किंग हुओ को देखकर आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत ने पूछा। बहुत बेहतर। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत के सामने बूढ़े भूत किंग हुओ ने कुछ भी दिखाने की हिम्मत नहीं की। जाकिर, तुम भी उड़ती आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गए हो, यह मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत ने अपने बगल में बैठे बूढ़े जाकिर की ओर देखा। सत्यजीत, विम्बला फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे यहीं रहना होगा। जो पहले उठता है उसे ही फल मिलता है, मैं तुम्हें कोई फायदा उठाने का मौका नहीं दूंगा। बूढ़े जाकिर ने कहा।